ओके, सो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। आवाज़ मेरी सबको क्लियर आ रही है? एक मैं कंफर्मेशन लेना चाहती हूँ सो दैट सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए। या ओके, सबको क्लियरली मेरी आवाज़ आ रही है? यस। तो इसके बाद मुझे इसी तरीके से, यस वेरी गुड, इसी तरीके से मुझे सबसे रिस्पॉन्सेस चाहिए हैं। एंड या आज का हम लर्निंग से ज़्यादा इसे कहेंगे कि एक डिस्कशन रखेंगे। ओके, कि एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट्स होते क्या है, आप अपने थॉट्स इसके ऊपर में शेयर कीजिए और मैं अपने थॉट्स शेयर करूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। सो आज का हमारा एजेंडा जो होगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे, हम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। डोंट वरी कि हमारा ऑलरेडी हो चुका है, हम पीछे रह जाएंगे, नहीं, वील कवर ऑल द टॉपिक्स। सो अभी हम स्क्रैच से एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, उसके अंदर में पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, ये सब क्या होते हैं, फिर मॉडल्स कौन से, क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स कौन से होते हैं, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स, फिर एक्चुअल में डेवऑप्स क्या काम करता है, वील सी अबाउट डेवऑप्स। देन रिलेशन बिटवीन, हम क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों पढ़ रहे हैं एंड डेवऑप्स क्यों पढ़ रहे हैं, इन दोनों का रिलेशन क्या है। एंड देन विल जम्प टू दी अजोर डेवऑप्स कि अजोर डेवऑप्स क्या है। इवेंचुअली वी आर हियर फॉर लर्निंग अजोर डेवऑप्स, बट उससे पहले हमें दो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो ये कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज होती है एंड उसके बाद में डेवऑप्स क्या होता है। जब तक हम इन दो कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं होंगे, हमें अजोर डेवऑप्स जो है समझ नहीं आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्लाउड कंप्यूटिंग। सो क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये लेना चाहूंगी रिस्पॉन्स कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में क्या समझ आता है, ऐसे एक दो वर्ड में आप क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं। सब लोग चैट बॉक्स में डालेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपके क्या थॉट्स है। यस, सब लोग चैट बॉक्स में डालेंगे। ओके, ललित का क्वेश्चन आंसर है शेयर्ड आईटी रिसोर्स, गुड, डेटा सेंटर, गुड, ऑन डिमांड सर्विस, वेरी गुड, पे एज यू गो, गुड गुड। तो ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में अभी फिलहाल हम एक छोटा सा ऑन प्रेमाइसिस से होते हुए चलते हैं। ओके, और फिर उसके बाद में हम समझेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। ठीक है, अभी आपको, आपका एक बिजनेस है, हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, हम चीज़ों को एग्जाम्पल्स लेते हुए समझने की कोशिश करेंगे सो दैट इट बिकम्स इजियर, समझना थोड़ा इजी हो जाए। ओके, अब यहाँ आप लोग जो है एग्जाम्पल लेंगे कि आपको अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस किस बारे में है कि आप कोई सॉफ्टवेयर है जो अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हो। ओके, अभी आपका स्मॉल स्केल है, आप अकेले उस पर काम कर रहे हो, आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स आती है, आप खुद अकेले उस सॉफ्टवेयर पे काम करते हो एंड आप जो है उसकी डिलीवरी क्लाइंट को देते हो, जो भी टाइम स्पैन आपने मांगा है, लाइक 1 मंथ 2 मंथ जो भी है। ठीक है, उतने टाइम स्पैन में आप अपना एप्लीकेशन डेवलप करके, सॉफ्टवेयर डेवलप करके क्लाइंट को उसे पहुंचा देते हो। ओके, आपका ये सिंपल सा एक छोटा बिजनेस अभी फिलहाल है। ठीक है, अब आपको इस बिजनेस को रन करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा, इंटरनेट चाहिए होगा, राइट, और कंप्यूटर चाहिए होगा, इंटरनेट वाला कंप्यूटर। ओके, अभी कंप्यूटर में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कंप्यूट पावर, रैम चाहिए, स्टोरेज चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ओके, क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसकी जो सपोर्टिव फाइल्स है, उसका जो भी चीजें हमें स्टोर करनी है, तो स्टोरेज पावरफुल होना चाहिए, उसके लिए हमारे सॉफ्टवेयर के लिए कंपैटिबल होना चाहिए, राइट। उसके बाद में हमें कंप्यूट पावर चाहिए, लाइक प्रोसेसर या रैम हो, राइट, क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आप नहीं चाहते कि आपका सिस्टम उसमें पीछे रह जाए, जिस वजह से आपके सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। ओके, फिर उसके साथ में आपको चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। सो ये, इसके लिए आप क्या करोगे, बाजार जाओगे, वहां से एक कंप्यूटर खरीदोगे, कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है। ओके, अकॉर्डिंग टू योर नीड, आपको स्टोरेज कुछ चाहिए था, रैम कुछ चाहिए था, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, उसका कुछ नेटवर्किंग चाहिए, राइट। इन सब स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए आप एक कंप्यूटर खरीद कर लेकर आते हो और बहुत सक्सेसफुली वो चल रहा है, नो इश्यू इन दैट, आपका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है, आप जितना भी टाइम स्पैन क्लाइंट को दे रहे हो कि हाँ ठीक है, मैं 2 महीनों में आपका जो है सॉफ्टवेयर अवेलेबल आपको करवा कर दूंगा, कि वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, आपका सब काम बहुत अच्छे से चल रहा है, आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कर रहे हो, आप खुद सेटिस्फाई हो, और आपका जो प्रोडक्ट है काफी सेटिस्फैक्ट्री है। ओके, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। अब क्या हो रहा है, क्लाइंट
कन्विंस्ड है कि हाँ जो भी है। ओके, माय वॉइस इज ब्रेकिंग। सबको क्लियर आ रही है या सिद्धांत के साथ ही कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? सब लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ओके, बाकी सबको क्लियर है। सिद्धांत शायद आपकी तरफ से कुछ होगा प्रॉब्लम, या ओके, इन बिटवीन इट इज ब्रेकिंग फॉर अदर्स ऑल्सो। ठीक है, ऐसे मुझे बीच में बता दीजिए जब भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अभी क्लियर आ रही है सबको आवाज? यस, ओके। सो हम ये जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यस, आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है। अब जब बिजनेस अच्छा चल रहा है, क्लाइंट आपका सेटिस्फाइड है, तो ऑब्वियसली क्लाइंट अपने फ्रेंड को भी बताएगा कि देखिए भाई, फॉर एग्जांपल सौरभ है, सौरभ का जो ये बिजनेस है, तो वो कह रहा है कि क्लाइंट सौरभ जो है बहुत अच्छे से मुझे प्रोडक्ट सप्लाई करके देता है ऑन टाइम, बहुत अच्छे से उसका सॉफ्टवेयर चलता है, एवरीथिंग इज गुड। तो आपके पास में एक और एक क्लाइंट आ गया, राइट? आपका बिजनेस जो है ग्रो हो रहा है, राइट? तो अब आपका जो एक कंप्यूटर है, आप एक पर्सन हो, तो आप एक क्लाइंट के ऊपर में फोकस ज्यादा अच्छे से कर पा रहे थे। बट अब क्या हुआ, क्लाइंट एक और हो गया। तो ठीक है, थोड़ा खींचातानी करके दिन में और 3-4 घंटे एक्स्ट्रा निकाल के आप जो है दो क्लाइंट को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हो। अब जो प्रोडक्ट आप 2 महीनों में प्रोवाइड करवा रहे थे अपने क्लाइंट को, एक क्लाइंट को, राइट? तो अब आपके पास में दो क्लाइंट हो चुके हैं, तो अब दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए, प्रोडक्ट आपको सप्लाई करवाने के लिए 2.5 महीने की जरूरत पड़ रही है। तो अब जो प्रीवियस वाला जो क्लाइंट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है कि पहले तो 2 महीने में मिल जाता था, अब 2.5 महीने लग रहे। क्यों? क्योंकि आप पर्सन एक हो, आपके पास में एसेट्स जो है वो एक ही है, ओके, रिसोर्सेज जो आप यूज कर रहे हो वो एक ही रिसोर्स यूज कर रहे हो, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, एफर्ट ज्यादा लग रहा है। ओके, अब एक और एक क्लाइंट आ गया आपके पास में, दोनों सेटिस्फाइड है, थोड़ा नीचे ऊपर नीचे चलता है, बट दे आर सेटिस्फाइड विथ योर प्रोडक्ट, ठीक है? उन्होंने और लोगों को रेकमेंड किया। तो अब आपके पास में जो है मल्टीपल क्लाइंट्स आ चुके हैं, अराउंड यू आर हैविंग 5 to 7 क्लाइंट्स। अब ये काम आप अकेले नहीं कर सकते, आपको और मैनफोर्स जो है लगाना होगा, ओके? और कंप्यूटर्स जो है उसके लिए खरीदने होंगे। आपका बिजनेस यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, स्केलेबिलिटी, कि आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो आपके रिसोर्सेज जो है वो भी ज्यादा लगेंगे। अब आपके पास में 5 क्लाइंट है, ओके? तो अब आपने क्या किया कि और 4 लोगों को हायर किया है, 4 लोगों को 4 कंप्यूटर दे दिए, एंड आप सब लोगों ने एक एक क्लाइंट को डिस्ट्रीब्यूट करके सब लोग उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हैं, ओके? तो अब रिसोर्सेस क्या हुआ कि आपको और 4 कंप्यूटर लगने लगे। तो आपका जो बिजनेस है स्केल हो चुका है, स्केलिंग अप, इट इज स्केलिंग अप। रिसोर्सेस आपको अब 4 गुना ज्यादा लग रहे हैं, इट इज फाइन, ठीक है। आपको रिसोर्सेस ज्यादा लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको प्रॉफिट भी तो हो रहा है। तो आपने इसमें पैसे लगा लिए, कैपिटल लगा लिया और 4 कंप्यूटर खरीद लिए, उसके हिसाब से आपने चीजें सेटअप कर ली। बट अब यहाँ पर एक सिनेरियो आता है कि कोरोना, हम पेंडेमिक को ही ले लेते हैं कि पेंडेमिक के वजह से कुछ डाउन टाइम चल रहा था, कुछ क्लाइंट जो थे वो नहीं मिल पा रहे थे हमें, जो हमें इनिशियली 5 क्लाइंट्स मिलते थे, तो अब हमें एट अ टाइम 3 क्लाइंट्स या 2 क्लाइंट्स ही मिल रहे हैं। तो अब जो 3 कंप्यूटर या 2 कंप्यूटर है वो तो आइडियल है, राइट? तो इसको बोलते हैं स्केल डाउन। अब आपने एक बार तो कंप्यूटर खरीद लिया, अब आप दुकान में जाके वापस नहीं उसे कर सकते ना कि नहीं अभी मेरा बिजनेस कम चल रहा है तो आप ये कंप्यूटर वापस ले लीजिए और जब मुझे जरूरत होगी तो मैं दोबारा से खरीद लूंगा। नहीं, आपका तो ये वन टाइम कैपिटल इन्वेस्टमेंट था, राइट? तो आपने ये सारे रिसोर्सेज देखते हुए खरीदा था। तो ये हो गया स्केलिंग अप एंड स्केलिंग डाउन। सो इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक? इस सिनेरियो में किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, तो ये एक सिनेरियो हमने बना लिया है। क्या हो रहा है, स्केलिंग अप एंड स्केलिंग डाउन। स्केलिंग अप क्या हो रहा है, आपका बिजनेस बन रहा है, बढ़ रहा है, आपके रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं, ओके? स्केलिंग डाउन मतलब क्या हो गया कि आपका जो है बिजनेस कम हो रहा है और आपको रिसोर्सेज भी कम लग रहे हैं। तो जब स्केल अप हो रहा है दैट इज गुड, आपका प्रॉफिट ज्यादा बन रहा है, आप उससे रिसोर्सेज खरीद सकते हो। बट व्हाट इफ जब आपका जो बिजनेस है वो कम हो रहा है, तो आप अननेसेसरी उन रिसोर्सेज पे खर्चा कर रहे हो जिनकी जरूरत नहीं है, ठीक है? तो इस जगह पे जो है क्लाउड कंप्यूटिंग आता है सिनेरियो में, ओके? सो ये आपको, ओके, आप लोग इसे नेम कर सकते हो। ये एग्जैक्टली जो आप पिक्चर देख रहे हो ये आपको क्या नजर आ रहा है? यस, ओके, सर्वर रूम, सर्वर रूम, करेक्ट।
सो ये कुछ रैक्स है जिसमें सर्वर्स है। ओके, सर्वर रूम हम इसे कहेंगे कि इनिशियली हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये होते थे गुड स्मॉल बिजनेस सर्वर रूम। तो आपका जब स्मॉल बिजनेस था, जैसे कि मैं रिसोर्सेज की बात कर रही थी, सीमा कह रहे हैं ऑन प्रेम, वेरी गुड। सो जैसे कि मैं रिसोर्सेज की बात कर रही थी, तो उसमें आ गया कंप्यूटर, बट उसके साथ में हमें एक सर्वर रूम की भी, डेटा सेंटर की भी जरूरत पड़ती है। राइट, सो आपने ये अपना एक बना लिया था। ठीक है, तो जब आपका प्रॉफिट था तब तक सब कुछ सही था, बट जैसे ही आप लॉस में जाने लगे, मतलब आपके पास कम क्लाइंट आने लगे, तो ये इन सब चीजों का मेंटेनेंस जो है वो काफी हम पे भारी पड़ने लगा। ओके, तो यहाँ आता है क्लाउड कंप्यूटिंग सीन में। तो अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? ओके, तो अब हमने देखा था कि हमें मल्टीपल कंप्यूटर्स की जरूरत थी, राइट। उसमें मल्टीपल रिसोर्सेज की जरूरत थी, लाइक स्टोरेज की, प्रोसेसर, नेटवर्किंग, देन रैम की जरूरत थी, राइट। सो ये सब चीजें कैसे की थी हमने फुलफिल? बाजार से जाके कंप्यूटर खरीद के। ओके, तो हमें वो खरीदना पड़ रहा था, एक 50,000 का कंप्यूटर हमें खरीद के अपने पास रखना पड़ रहा है। अगर उसका काम है या ना है, उससे दुकान वाले को तो कोई मतलब नहीं है। आपने एक बार खरीद लिया है, वो चीज आपकी हो चुकी है, राइट। अब आपको उसे मेंटेन करना है। बट क्लाउड कंप्यूटिंग में ये सब क्या हो सकता है? आप इसे रेंट पे ले सकते हो। ओके, रेंट पे हम कैसे ले सकते हैं? तो यहाँ आ जाता है वर्चुअलाइजेशन सीन में, कि आपको अपने बिजनेस के लिए अगर मल्टीपल कंप्यूटर्स चाहिए। अब यही जो सिनेरियो था हमारा एक क्लाइंट वाला, कि जब तक मेरे पास एक क्लाइंट था तब तक एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, ठीक है। बट जैसे ही मेरा बिजनेस स्केल अप हुआ, तो अब 4 और कंप्यूटर खरीदने की बजाय मैं क्या कर लूंगी, 4 और कंप्यूटर रेंट पे ले लूंगी। तो रेंट पे मुझे वो कहाँ मिलेंगे? तो वो मिलेंगे मुझे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू। अब ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स कोई मुझे नेम करेगा? फ्यू क्लाउड providers? AWS, good. Azure, Azure, AWS, okay, good. Google Cloud, Alibaba, good. IBM. So ये सारे जो होते हैं, वेरी गुड, ये सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। तो अब हम इसे क्या कहेंगे? सिंपल लैंग्वेज में ये कहेंगे कि ये लोग इनसे हम लोग जो है रिसोर्सेस किराए पर ले लेते हैं, राइट। यही हम कह सकते हैं कि वी यूज देयर रिसोर्सेस एज पर आवर नीड। अगर मुझे एक कंप्यूटर की जरूरत है, तो मैं वहां पर एक रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर दूंगी, एंड उसके बाद जो है वहां से मैं एक कंप्यूटर को फॉर द टाइम बिंग रेंट पर ले सकती हूँ, मैं उसे यूज कर सकती हूँ। तो अब जब मेरा बिजनेस बढ़ रहा था, जब मुझे 5 कंप्यूटर की जरूरत थी, तो मैंने 4 कंप्यूटर, एक कंप्यूटर तो मेरा खुद का था, बट जो, ओके, आवाज क्लियर नहीं आ रही है मेरी? आवाज सबको क्लियर आ रही है? ओके, वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, अब क्लियर है? ओके, सो यस। तो अब मैंने 4 कंप्यूटर क्या किए हैं कि रेंट पर ले लिए। सो मैं रिसोर्सेस जो है क्लाउड प्रोवाइडर से रेंट पर ले रही हूँ, ठीक है। अभी ये तो बात का चीज है कि मैंने रेंट पर ले लिया। अब हम देखते हैं कि ये प्रोवाइड कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम इस इमेज पे दोबारा से चलते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे स्मॉल बिजनेस का एक सर्वर रूम था, राइट। अब क्लाउड प्रोवाइडर्स क्या करते हैं? तो क्लाउड प्रोवाइडर्स के पास में राउंड द ग्लोब, अलग अलग जगहों पर ऐसे ही डेटा सेंटर्स होते हैं। इसे ये लोग क्या कहते हैं? डेटा सेंटर्स। जो हम स्मॉल स्केल पे इसे सर्वर रूम कह देंगे, तो वो लोग उसे कहते हैं डेटा सेंटर्स। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। सो यहाँ पर जो है मल्टीपल रैक्स अवेलेबल होती है। ओके, रैक्स के अंदर में मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। ओके, एंड यहाँ पर मल्टीपल रिसोर्सेस होते हैं, लाइक वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन मीन्स कंप्यूटर जो आप वर्चुअली यूज कर सकते हो। ओके, फिर आपको यहाँ पे स्टोरेज मिल जाएगा, नेटवर्किंग मिल जाएगा, आपकी सिक्योरिटी मिल जाएगी। ओके, सो दिस इज अ होल डेटा सेंटर ऑफ द क्लाउड प्रोवाइडर। फिर चाहे वो AWS हो, अज्योर हो, गूगल हो, अलीबाबा हो, तो इन लोगों के अलग अलग जगहों पे पूरे वर्ल्ड में डेटा सेंटर्स बने हुए हैं, जिन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, कैसे? इनके पोर्टल पे जाके, जैसे अज्योर है, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर पोर्टल, तो हम पोर्टल पे जाके इनकी जो सर्विसेज है उसका एक्सेस ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लाउड कंप्यूटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सबको क्लियर है? ओके, सो अब मैं सिंपल 2 सेंटेंस में ये चीज क्लोज करूंगी क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट, कि हम जब हमारे सर्वर रूम का हमारा जो सर्वर रूम है क्रिएट करते हैं, तो उसका मेंटेनेंस, उसका जो भी है कैपिटल,
इन सब का खर्चा और सारी चीजों का देख रेख ये कौन करते हैं, हम करते हैं। ओके, बिलाल कह रहे हैं कि डेटा स्टोर्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर रैक। एग्जैक्टली बिलाल, तो जो डेटा स्टोर्ड होता है वो रैक्स में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में होता है, उसके रेप्लिकाज होते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको क्लियर करूंगी चीजें। यस, तो मैं ये कह रही थी कि जब हम ऑन प्रेमाइसेस, जब हम हमारा सर्वर रूम क्रिएट करते हैं तो उसका कैपिटल हो, उसका मेंटेनेंस हो, एवरीथिंग वी लुक फॉर इट। ठीक है, हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके सारी चीजों के लिए। अगर वो काम कर रहा है तो हम रिस्पॉन्सिबल है, नहीं काम कर रहा है तो भी हमें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और उसको ठीक करना है। ओके, बट यही सर्वर रूम जो अब क्या कहेंगे लार्ज स्केल पे चला गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेटा सेंटर। तो अब ये डेटा सेंटर जो है क्लाउड प्रोवाइडर्स क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि AWS और अजोर। माइक्रोसॉफ्ट और Amazon ने ये डेटा सेंटर्स क्रिएट किए अराउंड द ग्लोब, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो। तो जो भी आपके करीब है या करीब ना भी हो, तो आप उन डेटा सेंटर्स को एक्सेस कर सकते हो और वहां से जो है रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। सो दिस इज हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क्स। सो क्लाउड कंप्यूटिंग वर्ड से हमें लगता है कि कुछ क्लाउड है, कंप्यूटिंग है। सो इट इज नॉट दैट, इट इज जस्ट अ डेटा सेंटर अराउंड द ग्लोब विच यू कैन एक्सेस। सो यहाँ तक सब लोग क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? ओके, सो बिलाल का एक क्वेश्चन था कि डेटा जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में स्टोर होता है क्या रैक में। तो इसके ऊपर से एक पॉइंट मुझे ध्यान आ गया है, थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक है बट ठीक है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो डेटा सेंटर्स में जैसे डेटा अगर स्टोर करना है, ओके, बिलाल का जो क्वेश्चन था वो डेटा के स्टोरेज को लेकर था। तो जैसे डेटा अगर मुझे स्टोर करना है, ओके, सो अब उसके रेप्लिकास बन जाते हैं। रेप्लिकास मीन्स कॉपीज बन जाती है उसकी, अराउंड 3 कॉपीज बन जाती है। ठीक है, तो अब ये कॉपीज क्यों बनाते हैं? अगर मेरी एक फाइल है लाइक file.txt, तो ये file.txt जो है ये 3 बार कहीं पर स्टोर होती है डेटा सेंटर में, या तो वो एक रैक में होगी या तो वो एक डेटा सेंटर में होगी। तो ऐसा क्यों होता है, रेप्लिकास हम क्यों बनाते हैं? तो हो सकता है कि वो पर्टिकुलर रैक उस दिन काम नहीं कर रही है जिस दिन आपको एक्सेस करवाना है, तो आप क्या कर सकते हो, सेकंड रेप्लिका को एक्सेस कर पाते हो, जो सेकंड कॉपी है उसकी उसको एक्सेस कर पाते हो। या तो और वर्स्ट सिचुएशन में हम लोग चले जाए कि 2 रैक्स काम नहीं कर रही है जिसमें आपकी 2 कॉपीज रखी हुई है file.txt की, तो आप जो है थर्ड रैक को एक्सेस कर पाते हो इन द सेम डेटा सेंटर। अब ये रेप्लिकास जो है हम सेम डेटा सेंटर के अंदर भी बना सकते हैं, सेम अवेलेबिलिटी जोन के अंदर भी बना सकते हैं, या मल्टीपल लोकेशंस पे बना सकते हैं फॉर मोर सिक्योरिटी। ठीक है, अगर आपका डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे जिसमें आप डिस्टर्बेंस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप जो है डिफरेंट डेटा सेंटर्स में इसको सेव कर लेते हो। ओके, सो या दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अब यहाँ इस इमेज में आप देख सकते हो replica is always free, yeah, replica is always free, either it is in the same data center या तो दूसरे अवेलेबिलिटी, या तो सेम अवेलेबिलिटी जोन में होंगे या तो डिफरेंट डेटा सेंटर्स में होंगे। ओके, सो या इस इमेज में जैसे कि आप देख सकते हो कि ये क्लाउड है, क्लाउड में मल्टीपल रैक्स क्रिएटेड है। अब इसको राउंड द ग्लोब लोग जो है अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं, कोई स्टोरेज के लिए यूज कर रहा है, कोई कंप्यूट पावर के लिए यूज कर रहा है, कोई अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। तो जो जो सर्विसेज क्लाउड प्रोवाइडर जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, उन सारी सर्विसेज को जो है आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो आपको अपना एक सर्वर रूम बनाने की जरूरत नहीं है, उसके मेंटेनेंस की देखने की जरूरत नहीं है। ये जो है आपको क्लाउड से डायरेक्टली मिल जाएगा, और जो क्लाउड प्रोवाइडर है अब वो उसकी ध्यान रखेगा कि आपको डेटा जो है टाइम पर अवेलेबल हो, आपकी जो सर्विसेज है वो सिक्योर हो, सिक्योरिटी हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो उसमें। तो ये सारी चीजों का ध्यान अब कौन रख रहा है, क्लाउड प्रोवाइडर। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो हमारा ध्यान बिजनेस में ज्यादा होना चाहिए, राइट। अगर मेरे पास में 5 क्लाइंट है तो मेरा ध्यान उन 5 प्रोडक्ट्स पे ज्यादा होना चाहिए, रादर देन इस चीज पे ध्यान रखने के लिए कि मेरा सर्वर रूम ठीक है या नहीं, वो ठीक से चल रहा है या नहीं, या कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो इस चीज का ध्यान कौन रखेगा, क्लाउड प्रोवाइडर। और आपको किसका ध्यान रखना है, अपने बिजनेस का, कि आपके क्लाइंट की क्या नीड है और उसको आपको फुलफिल करना है। ओके, तो यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है सबके? किसी को कोई डाउट है? ओके, गुड। सो ये कुछ सर्विसेज है जो हम यूज कर सकते हैं
क्लाउड पे लाइक डेटा एनालिसिस हम कर सकते हैं, मशीन लर्निंग, IoT, ये सारी सर्विसेज है जो आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको और समझ में आएगी कि ठीक है ये सारी सर्विसेज हम जो है यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं क्लाउड। अभी हमने क्लाउड कंप्यूटिंग देख ली, ठीक है। अब ये किस तरीके से हमें प्रोवाइड की जा सकती है। ओके, तो इसके भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। ओके, सो द वेरी फर्स्ट वन इज प्राइवेट क्लाउड, देन वी हैव पब्लिक क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिस्पॉन्स लेना चाहूंगी इसके ऊपर में। प्राइवेट क्लाउड के बारे में कुछ बताइए मुझे, ऐसे कीवर्ड्स जैसे कि आपने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताए थे। यस एवरीवन। Okay, on-prem, own data center. Okay, on-premises server room kind of good. Yes, और responses चाहिए मुझे. Reserved hardware, personal machines, not shareable. Good point, Nitin. Not shareable. Accessible within organization. Good. Data isolation. Good, very good. I'm impressed कि सब लोग काफी अटेंटिव है और काफी कुछ जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो हम प्राइवेट क्लाउड के ऊपर में एक डिस्कशन देख लेते हैं। तो देखिए प्राइवेट क्लाउड आपके अपने बिजनेस के लिए होता है, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट ये रहेगा कि ऑन प्रेम, ठीक है। जो सबसे पहले हमने एग्जांपल देखा था कि मेरा खुद का एक छोटा बिजनेस है, मैंने खुद ने एक सर्वर रूम बनाया हुआ है, तो अब वो जो सर्वर रूम है वही डेटा सेंटर है, वही क्लाउड है जो मैंने खुद के लिए बनाया हुआ है। अब वो कोई और नहीं एक्सेस कर सकता, ये मैंने अपने बिजनेस के लिए, अपने यूसेज के लिए उसको क्रिएट किया है और मैं ही उसको एक्सेस कर रही हूँ। उसकी सिक्योरिटी, उसका मेंटेनेंस, एवरीथिंग आई एम लुकिंग फॉर इट, ठीक है। तो इससे हम क्या कह देंगे, प्राइवेट क्लाउड। ये क्लाउड मैंने खुद के लिए क्रिएट किया है और मैं खुद इसे यूज कर रही हूँ, उसकी सिक्योरिटी का जो भी है, इसका देख रेख सब कुछ मुझे करना है। ओके, तो ये हो गया एक प्राइवेट क्लाउड, वन टाइप ऑफ प्राइवेट क्लाउड। अब सेकंड प्राइवेट क्लाउड ये होता है कि क्लाउड प्रोवाइडर, जैसे कि हमारे पास में अमेजोन है, एज़ोर है, ओके, देन वी हैव IBM, बहुत सारे क्लाउड्स है, आप थोड़ा एक्सप्लोर कीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास में क्लाउड प्रोवाइडर्स है। अब क्लाउड प्रोवाइडर्स जो है वो आपको एक प्राइवेट क्लाउड जो है उसका एक्सेस दे रहे हैं। अब ये कैसे होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का भी फिलहाल आप यही ध्यान रखिए कि सिक्योरिटी, आपके पास में एक की है, ओके, और जो क्लाउड है उसमें एक लॉक लगा हुआ है, ठीक है। उसको एक्सेस वही कर सकता है जिसके पास में वो की होगी, ओके। सो ये काफी हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है, ओके। एंड देन यू कैन सी कि ये डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हुआ है इसका, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास में मैनेजमेंट सर्वर, देन मेल सर्वर, डेटाबेस सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर। तो अभी यहाँ पर आप सिर्फ एक एग्जांपल लीजिए कि आपका एक बिजनेस है जिसका डेटा सेंटर, जिसका सर्वर रूम आप खुद नहीं बना रहे हो, आप किसी क्लाउड प्रोवाइडर से जो है रेंट पर ले रहे हो, ठीक है। तो अब ये एक प्राइवेट क्लाउड आपको तैयार करके दे देगा क्लाउड प्रोवाइडर, जिसमें सर्विसेज कौन सी होगी, मैनेजमेंट सर्वर होगा उसमें, ओके, उसमें एप्लीकेशन सर्वर होगा, उसमें मेल सर्वर होगा, उसमें डेटाबेस सर्वर होगा, राइट। ये सारे चीजों की आपको आपके बिजनेस में जरूरत है, तो इन सबके सर्वर्स जो है क्रिएट किए हुए हैं बाकायदा। तो ये एक पर्सनल डेटा सेंटर बन चुका है, ओके, एक पर्सनल क्लाउड बन चुका है जिसका एक्सेस सिर्फ आपके बिजनेस के पास में, सिर्फ आपके पास में। इसको एक्सेस कौन कर रहा है, सिर्फ आप कर रहे हो, कोई और नहीं कर रहा है। तो ये हो गया प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। तो ये हो गया दूसरे टाइप का। तो दो टाइप की क्लाउड्स हमने देखे जो हम खुद बना रहे हैं, ठीक है। जो सर्वर रूम मैंने खुद बनाया है, जिसकी देखरेख मैं खुद कर रही हूँ, वो हो गया एक प्राइवेट क्लाउड। एंड देन वो क्लाउड जो मैंने किसी क्लाउड प्रोवाइडर से लिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी जो क्या कहेंगे सर्विसेज जो है वो आपको एक क्लाउड में एक पैकेज की तरह मिल रही है जिसका एक्सेस सिर्फ आपके पास में। अब यहाँ पे एडवांटेज ये चीज हो गई है कि आप सिर्फ इसे यूज कर रहे हो, इसका मेंटेनेंस आपको नहीं देखना है, इसके सिक्योरिटी के बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है, ये सारी चीजें जो है कौन देखेगा, क्लाउड प्रोवाइडर। तो ये दो तरीके के प्राइवेट क्लाउड हो सकते हैं। सागरिका कह रही है कि वी कैन ऑल्सो रेंट इन दिस कैटेगरी। हाँ, जो ये सेकेंड टाइप है ये रेंटिंग ही हो गया कि आपने अपना एक
क्लाउड क्रिएट किया हुआ है जो आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो। अब हो सकता है आपका बिजनेस कल को बढ़ जाए तो आपको सर्विसेज भी बढ़ानी होगी, या तो फिर कम हो जाए तो आप जो सर्विसेज है जिसके लिए आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था तो वो सब्सक्रिप्शन आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सो यस, दिस इज रेंटिंग। और कोई क्वेश्चन है किसी का? प्राइवेट क्लाउड का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं पब्लिक क्लाउड के ऊपर में। ठीक है, पब्लिक क्लाउड के बारे में अब फिर से मुझे कुछ कीवर्ड्स चाहिए आप लोगों की तरफ से। गुड, एक्सेसिबल टू ऑल, यस, मल्टी टेनेंट, शेयर्ड सर्विस, गुड, ओके। सो सब लोगों के कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर है। तो अब हम चलते हैं पब्लिक क्लाउड के ऊपर में। तो AWS, माइक्रोसॉफ्ट अजोर, ये क्या है? ये पब्लिक क्लाउड है। इसके ऊपर में काफी सारे रिसोर्सेज आपको मिले हुए हैं, जैसे कि आपको स्टोरेज अकाउंट मिल जाएगा, आपको लॉजिक ऐप मिल जाएगा, आपको फंक्शन ऐप मिल जाएगा, देन यू कैन हैव मल्टीपल डेटाबेस, आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारे रिसोर्सेज है जो वहां पर अवेलेबल है। कहाँ? पोर्टल पे आप देख सकते हो उनको। ओके, एंड आपको जिस भी रिसोर्स की जरूरत है आप अपने सब्सक्रिप्शन के हिसाब से वो रिसोर्स जो है रेंट पर ले सकते हो। वो रिसोर्स जो है आप अपने लिए क्रिएट करके आप उसको आराम से यूज कर सकते हो ओवर दी इंटरनेट। गुड, जैसे कि अमित ने कहा कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। गुड अमित। सो जैसे कि हमने सबसे पहले एग्जांपल लिया हुआ था कि जो डेटा सेंटर्स क्रिएट किए हुए थे क्लाउड प्रोवाइडर्स के, तो वही एग्जांपल हमें यहाँ पे लेना है कि राउंड द वर्ल्ड डेटा सेंटर्स क्रिएटेड है, वहां पर रिसोर्सेस अवेलेबल है। ओके, आपको बस उसे क्या करना है? रेंट करना है। एक सब्सक्रिप्शन क्रिएट करके आपको अपने जो रिसोर्सेस है उसको यूज करना है। ओके, तो आप दुनिया में कहीं पर भी बैठे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो विद इन दी लिमिटेशंस, आप उसको जो है यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सब्सक्रिप्शन। तो इन सब चीजों में एक चीज हमें सबसे ज्यादा हाईलाइट होकर आ रही है ये कि जब आप क्लाउड यूज कर रहे हो, ओके, किसी क्लाउड प्रोवाइडर से अगर आप क्लाउड वो सर्विस जो है यूज कर रहे हो, रिसोर्स को यूज कर रहे हो, सो यू पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज। सो यहाँ पे जो पे एज यू गो मॉडल है वो यहाँ पर काम करता है। तो आप सिर्फ उस चीजों की पैसे दे रहे हो जिन चीजों को आप यूज कर रहे हो, आप अननेसेसरी चीजों के लिए पे नहीं कर रहे हो। ओके, श्वेता का क्वेश्चन है, जस्ट अ क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्लाउड? ओके, पब्लिक क्लाउड बहुत सारी कंपनीज, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द कंपनीज पब्लिक क्लाउड का ज्यादा यूज करती है। यस, इस तरीके से किसी और का कोई क्वेश्चन है? Can we make my private cloud VM as public VM for access? Yes, इसे माइग्रेशन कहते हैं कि आप अपना एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो और वो जो है आप दूसरों के यूसेज के लिए क्लाउड पे उसको क्या कहते हैं, डिप्लॉय कर रहे हो। यस, गुड क्वेश्चन क्षितिज, अगर मैं नाम सही पढ़ रही हूँ तो या क्षितिज आपका क्वेश्चन काफी अच्छा है। इसे माइग्रेशन कहते हैं कि आप अपना खुद का एक वीएम क्रिएट कर रहे हो और मल्टीपल लोगों के लिए आप उसे ओवर द क्लाउड प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, सिक्योरिटी अवेलेबल इन पब्लिक क्लाउड। सो सिक्योरिटी काफी टाइप्स की आपको यहाँ पे मिल जाएगी, लाइक आप टोकन क्रिएट कर सकते हो, एक्सेस की यूज कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक रिसोर्स क्रिएट किया लाइक स्टोरेज अकाउंट तो कोई भी उसे जाके एक्सेस कर लेगा। आपने हो सकता है स्टोरेज अकाउंट में काफी कॉन्फिडेंशियल डेटा स्टोर किया, इट्स नॉट लाइक दैट। तो वहां पर आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी किस तरीके से एक आप टोकन क्रिएट कर सकते हो, जिसके पास भी उस जो जिसके पास भी वो टोकन होगा वही उस स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, या आप सर्विस प्रिंसिपल यूज कर सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। अक्षत का कुछ क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट क्लाउड वर्सेस ऑन प्रेम क्लाउड? प्राइवेट क्लाउड और वर्सेस ऑन प्रेम क्लाउड से बेटर अक्षत ये होगा कि जो ऑन प्रेम क्लाउड है जो आपने खुद बनाया हुआ है, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड में आपको मैंने दो एग्जांपल्स दिए, एक जो आपने खुद बनाया हुआ है खुद के लिए, किसी और को एक्सेस नहीं है इस चीज का, ओके, सो दैट इज ऑल्सो नोन एज प्राइवेट क्लाउड। और दूसरा वो क्लाउड होता है जो कोई क्लाउड प्रोवाइडर आपको दे रहा है सिर्फ आपकी यूसेज के लिए, कोई और उसे यूज नहीं कर रहा है। ओके,
अक्षत, आई होप आपको आंसर सेटिस्फाइंग लगा हो। ओके, पब्लिक क्लाउड ऑल्सो एक्सेसिबल बाय कंपनी विच रेंटिंग। उमा, आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, आप थोड़ा इलैबोरेट कर दीजिए इसको। SSTP VPN या सिक्योरिटी के बारे में आई थिंक दीपक का बात कर रहे हैं। उमा, आपका क्वेश्चन है नॉट एक्सेसिबल बाय अदर कंपनी, राइट? इट इज प्राइवेट टू कंपनी विच सब्सक्राइबिंग इट। यस, रिसोर्सेज अगर आप कुछ सब्सक्राइब कर रहे हो तो वो रिसोर्स सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? पर्टिकुलर रिसोर्स वो कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। अदरवाइज आप एक प्राइवेट क्लाउड क्रिएट कर सकते हो जिसमें मल्टीपल रिसोर्सेस होंगे, तो अगेन वो क्लाउड का जो एक्सेस है वो आप ही के पास होगा। ओके, या गुड, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस है, आप लोग काफी एक्टिव है, और मैं चाहती हूँ कि जो क्लास है वो इसी तरीके से चले, एक डिस्कशन की तरह, कि मैं भी कुछ आपसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ कुछ शेयर कर रहे हो। गुड, सो ये हो गया कॉन्सेप्ट पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई और क्वेश्चन है या हम आगे बढ़े? अरविंद कह रहे नेटवर्क इज लॉजिकली आइसोलेटेड। ठीक है, हम इस पे भी बात करेंगे। ओके अरविंद, ठीक है। ओके, अब हम थर्ड टाइप पे चलते हैं जो कि है हाइब्रिड क्लाउड। तो यस, हाइब्रिड क्लाउड के ऊपर अगेन मुझे कुछ कीवर्ड्स चाहिए आप लोगों की तरफ से। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, गुड, प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड का कॉम्बिनेशन। बट कैसे एग्जैक्टली कैसे होगा ये चीज? कुछ और इलैबोरेशन मुझे और चाहिए आप लोगों की तरफ से। गुड, कनेक्टेड होते हैं किसी तरीके से, सिंगल टेनेंट। ओके, ओके, अब हम कह रहे हैं कि हाइब्रिड क्लाउड है। तो हाइब्रिड क्लाउड में हमें दिख रहा है यहाँ पर कि ओके, उमा का मैं ये पढ़ लेती हूँ, कॉम्बो ऑफ प्राइवेट एंड some are on cloud. Good, yeah. ओके, गुड गुड, आप लोगों के जो आंसर्स है काफी सेटिस्फाइंग है, साइड टू साइड मुझे समझ आ रहा है कि काफी नॉलेज भी है आप लोगों को। गुड, तो यस, अभी मैं इसको इलैबोरेट कर देती हूँ। हाइब्रिड क्लाउड में हमें नजर आ रहा है कि दोनों चीजें होगी, प्राइवेट क्लाउड भी होगा और पब्लिक क्लाउड भी होगा। ओके, तो अब आपका एक बिजनेस है जिसमें कुछ चीजों की देखभाल आप खुद कर रहे हो और कुछ चीजें जो है आप रेंट कर रहे हो, ठीक है? तो प्राइवेट क्लाउड वही आ जाएगा जो सारे रिसोर्सेज आप खुद यू योरसेल्फ आर टेकिंग केयर ऑफ। ओके, तो उसे हम कह देंगे प्राइवेट क्लाउड। अब कुछ रिसोर्सेज जो है वो आप क्लाउड से ले रहे हो, ठीक है, तो उसे हम कह देंगे पब्लिक क्लाउड। अब आपको अपने बिजनेस में दोनों चीजों की जरूरत है, तो आप दोनों को कनेक्ट करवा रहे हो, ठीक है? दो रिसोर्सेज, एक प्राइवेट क्लाउड के थ्रू आ गया, मतलब आपके ऑन प्रेम के थ्रू कुछ रिसोर्स आ गए, और कुछ पब्लिक क्लाउड के थ्रू रिसोर्स आ गए, मतलब क्लाउड प्रोवाइडर के थ्रू कुछ रिसोर्स आ गए। तो अब इन दोनों रिसोर्स को आपको कम्युनिकेट करवाना है, कनेक्ट करवाना है आपके बिजनेस के लिए, आपके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो इसे हम क्या कह देंगे? हाइब्रिड क्लाउड, कि कुछ रिसोर्सेज आपके खुद के हैं और कुछ रिसोर्सेज जो है वो आपको क्लाउड से मिल रहे हैं। ओके, सो हाइब्रिड के बारे में भी फिलहाल इतना ही, कि प्राइवेट से हम कुछ रिसोर्स ले रहे हैं, कुछ पब्लिक से। ओके, एंड देन वी आर मेकिंग देम टू कम्युनिकेट अमंगस्ट देमसेल्व्स। ओके, तो कोई और क्वेश्चन हाइब्रिड क्लाउड को लेकर? ओके, दिस इज सिंपल। अगर हमने प्राइवेट समझ लिया, पब्लिक समझ लिया, तो हमें बस उसे हाइब्रिड करवाना है। या गुड, सो या दीज आर सम क्लाउड प्रोवाइडर्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ क्लाउड प्रोवाइडर्स है जिनकी तरफ से जो है आप सर्विसेज ले सकते हैं, रिसोर्सेज जो है आप रेंट कर सकते हो, आप अपना कुछ प्राइवेट बना सकते हो। यस, ओके, नाउ वी आर गोइंग इनटू द क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल। तो यस, क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल थ्री टाइप्स के होते हैं, IaaS, PaaS एंड SaaS।
So infrastructure as a service, then we have platform as a service, and then we have a software as a service. ठीक है, अब वन बाय वन हम इन सारे क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स के बारे में जो है बात करेंगे। अभी सबसे पहले IaaS के बारे में बात करते हैं। सो यस, इसके बारे में मुझे कुछ कीवर्ड्स आप लोगों की तरफ से चाहिए। यस, रिस्पॉन्सेज चाहिए मुझे IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के बारे में। कोर इंफ्रा, सर्वर, नेटवर्क, स्टोरेज। गुड सौरभ। VMs, या अभिषेक जैसे कह रहे हैं, या गुड। होल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब क्या होता है कि हम क्लाउड प्रोवाइडर से जो है रिसोर्स ले रहे हैं, ओके। तो वो रिसोर्स किस टाइप में जा रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें ना, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब IaaS, PaaS और SaaS को समझने से पहले हम ऑन प्रेम को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑन साइट, ऑन प्रेम, कि आपने खुद का जो एक डेटा सेंटर बनाया हुआ है, उसमें क्या क्या होगा। उसमें सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, ओके। नेटवर्किंग होगी, ओके, कि मल्टीपल कंप्यूटर्स है या आपका हाँ, हम अलग अलग साइट पे नहीं जाते, हम देखते हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स है जिनको आपको कम्युनिकेट करवाना है एक दूसरे से, तो वहां पर हमें नेटवर्किंग की जरूरत होगी, राइट। आपके बिजनेस के लिए आपको स्टोरेज की जरूरत है, कुछ डेटा आपको स्टोर करना है, फाइल्स आपको स्टोर करना है, पैकेजेस, स्टोरेज की आपको जरूरत है, ओके। देन वी नीड सर्वर्स। तो अब सर्वर डिफरेंट चीजों के लिए हो सकता है, एप्लीकेशन का सर्वर हो सकता है, ईमेल का हो सकता है, बिल्ड सर्वर हो सकते हैं, राइट। उसके बाद हम आ गए वर्चुअलाइजेशन पे। अब कुछ चीजें वर्चुअलाइज्ड होगी, लाइक क्रिएटेड ऑन वन कंप्यूटर देन वी कैन एक्सेस इट टू द अदर। तो ऐसे कुछ वर्चुअलाइजेशन की हमें जरूरत होगी। देन ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर, रन टाइम, डेटा, एप्लीकेशन। तो ये सारी चीजों का देख रेख कौन कर रहा है? हम खुद कर रहे हैं। दिस इज ऑन प्रेम। ऑन साइट, ये हमने हमारा डेटा सेंटर खुद बनाया हुआ है, और ये सारे जो रिसोर्सेज है इनका सबका टेक केयर, मेंटेनेंस, एवरीथिंग वी आर लुकिंग फॉर इट। यूज भी हम खुद ही कर रहे हैं, और इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हम ही ले रहे हैं। सो दिस इज हाउ ऑन प्रेम ऑन साइट मॉडल लुक्स लाइक, ठीक है। अब हम चलते हैं IaaS के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के ऊपर। तो जो अब आपको ब्राउन कलर में नजर आ रहे हैं, ये क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से आएगा, और जो ब्लू कलर में है इसका ध्यान हमें खुद रखना है, ठीक है। तो अब नीचे से चलते हैं, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर एंड वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो नेटवर्किंग, ऑब्वियसली हम ओवर द इंटरनेट रिसोर्सेस ले रहे हैं। अगर हमें किसी और से कनेक्ट करना है तो ये सारा नेटवर्किंग का जो भी देख रेख है ये क्लाउड प्रोवाइडर देखेगा। स्टोरेज भी क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से होगा, सर्वर भी और वर्चुअलाइजेशन भी, ओके। बाकी चीजें जो है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एप्लीकेशन हो गया, इन सब का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हो जाएगी हमारे ऊपर, ठीक है। तो इट इज नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग, ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये हमें एज अ सर्विस क्लाउड से मिल रही है, ठीक है। सो यस, तो अब आप मुझे एक ही एग्जाम्पल बताइए, सब लोग एक एक एग्जाम्पल मुझे बताएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का। लाइव एग्जाम्पल, कोई सर्विस जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। EC2, वर्चुअल मशीन, AWS, गुड। तो ज्यादा डीप में ना जाते हुए आप सिंपली ये कह सकते हो AWS, अजोर, ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, गुड, वर्चुअल मशीन, ये सारी चीजें जो है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मिल रही है। यस, EC2 AWS का है, या गुड, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड कि आप लोग काफी क्लियर है अपने कॉन्सेप्ट के साथ में, आपको काफी कुछ पता है, या। उसके बाद हम चलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सो प्लेटफॉर्म की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले आ जाएगा, ओके। तो अब वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग के साथ साथ क्लाउड प्रोवाइडर और किन सर्विसेज का की तरफ ध्यान रखेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर एंड रन टाइम। तो सिर्फ डेटा आपका होगा और एप्लीकेशन आपका होगा, ओके। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग, लाइव एग्जाम्पल आप मुझे देंगे पास का। वेब ऐप, गुड, यस,
Beanstalk, okay. Azure Active Directory, okay. और आंसर्स चाहिए मुझे आप लोगों की तरफ से? डेटाबेस, गुड। डेटाबेस, इसमें डेटा हमारा ये एप्लीकेशन जो भी है ये सारी चीजें हमारी होगी। श्योर, फायरवॉल, ओके। दीपक, इसके ऊपर देखना होगा। गुड गुड, आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। तो एप्लीकेशन जो आप क्रिएट कर रहे हो वो आपकी तरफ से होगा। ओके, सागरिका कह रहे हैं कि प्लीज इलैबोरेट अबाउट प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में सबसे पहले आप इस चीज को ध्यान रखिए। प्लेटफॉर्म मींस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, विंडोज हो, लाइनिक्स हो, या कोई और भी, मैक हो। तो इसका इसका ध्यान कौन रखेगा? क्लाउड प्रोवाइडर। और आपको सिर्फ अपने एप्लीकेशन के ऊपर में ध्यान देना है कि आप कोई एप्लीकेशन अगर क्रिएट कर रहे हो तो उसमें आपको कुछ डेटा की जरूरत होगी। ओके, तो आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट और आपका डेटा, ये दो चीजों का ध्यान आपको रखना है। बाकी सारी जो चीजें हैं वो क्लाउड प्रोवाइडर विल लुक आफ्टर इट। उसका मेंटेनेंस हो जो भी हो, यू विल हैव टू पे अकॉर्डिंग टू वट एवर यू आर यूजिंग। ठीक है, रजनीश का रिस्पॉन्स मैं पढ़ लेती हूँ। कैटेगरी ऑफ क्लाउड, ओके। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, या ये कैटेगरी है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज की। यस यस रजनीश। सो यस, दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ पैस। आप लोगों ने खुद ही काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो पैस में आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि आपका कुछ बिजनेस है जिसमें आप एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है। ओके, तो उसमें सिर्फ आपको अपने कोड का ध्यान देना है, आपको उसके डेवलपमेंट का ध्यान देना है, और जो डेटा उसके लिए यूज हो रहा है उसका ध्यान देना है। बाकी सारी चीजें जो है वो क्या कहेंगे हम, क्लाउड प्रोवाइडर जो है बाकी सारी चीजों का ध्यान रख लेगा। ओके, सो दिस इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब हम आ गए SaaS के ऊपर में, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, इसमें सारी चीजें जो है आपको क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से मिल जाएगी। आपको किसी भी चीज का ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ उसे यूज करना है अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, इसका मैं सिंपल एग्जांपल आपको ये दे देती हूँ। लॉजिक ऐप, लॉजिक ऐप के बारे में कोई जानता है कुछ? यस, लॉजिक ऐप के बारे में, ओके। अब लॉजिक ऐप में क्या होता है, आप ठीक है, इसे एज एन असाइनमेंट आप लोग ले लेंगे, क्योंकि लॉजिक ऐप हम क्रिएट भी करेंगे और इसे डिप्लॉयमेंट भी हम देखेंगे Azure DevOps के थ्रू। सो ये असाइनमेंट सब लोग नोट डाउन कर लीजिए कि सब लोग एक पैराग्राफ कह लो या एक पेज, जितना भी आप उसके ऊपर में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं गैदर कीजिए, और उसे PDF फॉर्मेट में जो है आप सब लोग ग्रुप में डालेंगे। तो ये एक असाइनमेंट हो गया है नेक्स्ट सैटरडे तक के लिए। ओके, तो लॉजिक ऐप के बारे में सब लोग जो है सर्वे करेंगे। तो तब तक मैं एक सौरभ ने एक रफ आइडिया दिया, यूज फॉर ऑटोमेशन। यस, तो मैं एक रफ आइडिया दे देती हूँ कि लॉजिक ऐप जो है वो एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, इसमें एक तो एक ट्रिगर होगा और दूसरा है एक्शन। ठीक है, अभी मैं इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ। ट्रिगर ये हुआ है कि समझ लीजिए आप कोई यू आर अ कंपनी जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट या Amazon। लॉजिक ऐप में इसमें लिख देती हूँ, वेट, लॉजिक ऐप, दिस इज दी वर्ड। ओके, या तो अब आप समझ लीजिए कि कोई कंपनी है, आप फ्लिपकार्ट की तरह या Amazon की तरह, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट आप हो। तो अब आपके पास में मल्टीपल ऑर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, छोटा बिजनेस है आपका। अब दिन में आपको 10 मेल्स आ रहे हैं कि प्लीज प्लेस माय ऑर्डर, किसी भी चीज के लिए, शूज के लिए, मोबाइल फोन के लिए। ठीक है, तो दिन में आपको 10 मेल जब आ रहे हैं तो यू आर फाइन विथ इट, आप उसको जो है रिप्लाई कर पा रहे हो कि ठीक है, योर ऑर्डर इज प्लेस्ड एंड इट विल बी डिलीवर्ड एट सो एंड सो डेट। ठीक है, आपने ये 10 मेल आप खुद कर सकते हो, दैट इज नॉट अ बिग डील। बट आपका बिजनेस बढ़ रहा है, 10 से 100 हो गए, तो 100 थोड़ा हेक्टिक हो गया, बिजनेस और बढ़ गया आपके। एक दिन में अराउंड 250 टू 300 आपके कुछ मेल्स आ रहे हैं। अब इतने सारे मेल्स का रिप्लाई देना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, अब सबको एक ही रिप्लाई करना है आपको कि ओके योर ऑर्डर इज प्लेस्ड एंड इट विल बी
डिलीवर्ड बाय सो एंड सो डेट, सबको एक ही करना है, कुछ चेंजेस नहीं है, डेट सेम रहेगी कि अगर आज किसी ने ऑर्डर प्लेस किया है तो 7 दिन में उसको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो रिस्पेक्टिव टू दैट पर्टिकुलर डेट जस्ट यू हैव टू गिव द +7 days फॉर द डिलीवरी, चेंजेस ज्यादा कुछ नहीं है, सबको सेम ही आपको रिप्लाई करना है। तो अब क्या हो गया, आपको एक ऑर्डर आ गया, वो हो गया ट्रिगर। अब आपको इसके ऊपर में एक एक्शन लेना है कि आपको उसको रिप्लाई करना है, मेल का रिप्लाई करना है। तो अब ये जो एक्शन है इसको आप खुद करने की बजाय आपने एक ऐप को जो है रेंट कर लिया, एक ऐप आपने क्रिएट कर लिया है जो ऑटोमेटिकली जैसे ही आपको एक मेल आएगा जिसमें कंटेंट होगा कि ऑर्डर फॉर दिस एंड दिस, तो वो ऑटोमेटिकली उसको रिप्लाई दे देगा, ओके फाइन, उसमें +7 days कर लेगा और उसको ऑर्डर भेज देगा कि ओके योर ऑर्डर इज प्लेस्ड एंड इट विल बी डिलीवर्ड बाय सो एंड सो डेट। तो ट्रिगर क्या हुआ कि आपको एक मेल आया, एक ऑर्डर आया, उसमें आपने एक्शन क्या लिया, ऑटोमेटिक एक्शन, कि आपने उसको रिप्लाई दे दिया दैट ओके योर डिलीवरी इज योर ऑर्डर इज प्लेस एंड योर डिलीवरी विल बी डन बाय सो एंड सो डेट। तो ये हो गया एग्जांपल लॉजिक ऐप का। तो लॉजिक ऐप में आप एक ट्रिगर सेट कर सकते हो और उसके ऊपर में एक रिस्पेक्टिव एक्शन सेट कर सकते हो। तो ट्रिगर आपने बता दिया कि इस ईमेल आईडी पे अगर आपको मेल आ रहा है ऑर्डर फॉर सो एंड सो प्रोडक्ट तो आपको उसको रिप्लाई करना है। ओके सो ये हो गया लॉजिक ऐप का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक आइडिया मैंने आपको दिया। तो क्या इसके बारे में आप थोड़ा क्लियर है कि लॉजिक ऐप का काम क्या होगा? यस हाँ, तो ये हो गया सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कि ये एक सॉफ्टवेयर है, इसमें आपने बस एक ट्रिगर ऐड किया और एक एक्शन ऐड किया, इसमें ना आपने कोई डिप्लॉयमेंट किया है ना कोई कोडिंग की है, कुछ भी नहीं, आप सिर्फ ट्रिगर डाल रहे हो, एक ऑटोमेटिक चीज है जिसको आप यूज कर रहे हो अपने हिसाब से, आपने एक ट्रिगर और एक एक्शन, दैट्स इट। तो अब जो है आपका आपकी जो प्रोसेस थी वो ऑटोमेटिक हो चुकी है। अब आपको 250 आए या 2500 ईमेल्स आए दिन भर में, वो उन सारों की जो है रिप्लाई ऑटोमेटिकली दे देगा, यू डोंट हैव टू लुक आफ्टर इट, इट इज डन ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आपको क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? यस ओके गुड। तो अब एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं हम, ऑन प्रेम, आईएस, पास और सास का। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि ऑन प्रेम क्या होती है, वो आपकी खुद की कार होती है, आपको खुद को पैसे खर्च करने हैं और आपकी अपनी कार लेनी है। अब आपने अपने पैसे दे दिए, आपने कार ले ली है, अब आप अपनी कार को कहीं भी लेकर जाओ, दिल्ली लेकर जाओ या भोपाल लेकर जाओ या कहीं और लेकर जाओ, नो वन इज गोइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट यू, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेट्रोल आपको भरवाना है, उसका मेंटेनेंस आपको देखना है, आपकी कार आपकी खुद की है, आप अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही ऑन प्रेम हो गया कि आपने अपना सर्वर रूम बनाया है, आप उसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। बट अगर गाड़ी का टायर पंचर हुआ तो खर्चा भी आप ही को करना है, अगर रेडिएटर में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वो भी आप ही को देखना है, अगर कभी मफलर काम नहीं कर रहा तो वो भी आप ही को देखना है, तो उसका मेंटेनेंस जो है वो भी आपको देखना है। अगर आप उसकी क्या कहते हैं उसको यूज कर रहे हो, आप उसको अपने काम में ला रहे हो, तो साथ ही साथ उसके साथ में जो ब्रेक डाउन होते हैं उसका भी ध्यान आपको रखना है। तो ये हो गया योर कार, मतलब कि ऑन प्रेम, आपकी अपनी ली हुई कार जिसको आप खुद यूज कर रहे हो। ठीक है, अब आईएस सर्विस क्या होती है, लीज्ड कार, कि किसी और की कार है बट आपने उसे लीज पर ले लिया है फॉर नेक्स्ट 5 years। ठीक है, कुछ अमाउंट आपने दिया होगा, अब 5 सालों तक वो जो है आपकी हो गई कार, 5 सालों तक आप कहीं पर भी उसे घुमाओ, बट लीज पर ले लिया है तो इसमें जो है कुछ चीजों का ध्यान ओनर रखेगा और कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, अब उसका जो ईयरली मेंटेनेंस होगा उसका ध्यान शायद ओनर रखेगा, बट अगर कभी गलती से कोई कांच टूट गया है या कुछ हो गया तो इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, इन सारी चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ओके, सो आईएएस सर्विस जो होती है वो लीज कार की तरह होती है कि आपको उसमें पेट्रोल खुद भरवाना है, अगर कहीं जाना है तो पेट्रोल आप खुद भरवाओगे, बट आप इसे यूज अपने हिसाब से कर सकते हो। अगेन आप इसे दिल्ली लेकर जाओ, भोपाल लेकर जाओ, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू, बट कुछ चीजों का ध्यान ओनर रखेगा, लाइक ईयरली मेंटेनेंस हो या कुछ और हो, तो इन सब चीजों का ध्यान ओनर रखेगा। बट कुछ चीजें जैसे कि कुछ टूट गया या कुछ नया लगवाना है तो इसमें आपको कंट्रीब्यूट करना होगा। सो इट इज टू वे, कुछ रिसोर्सेज क्लाउड प्रोवाइडर देख रहा है, कुछ रिसोर्सेज आप देख रहे हो। ठीक है, लीज का।
अब हम चलते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या हो गई, टैक्सी की तरह हो गई, कि उसका मेंटेनेंस भी वही देखेंगे, अगर गाड़ी पंचर हो गई है तो पंचर भी वही बनाएंगे, अगर कांच टूट गया है तो वो भी वही बनाएंगे, बस आपको क्या करना है, रेंट करना है। ओके। और टैक्सी को जो है लेकिन आपने स्पेसिफाई किया हुआ है ना कि आपको देहरादून से दिल्ली जाना है, तो आपने एक टैक्सी ली हुई है तो वो आपको देहरादून से दिल्ली ही लेकर जाएगी। आप कहोगे कि नहीं मुझे कहीं बीच में हॉल्ट करना है, 2 दिन का मजे करने हैं, नहीं वैसे नहीं हो पाएगा। आपने रेंट करवाया है वहां से वहां तक के लिए, तो आप वहां से वहां तक के लिए यूज करोगे। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा उसमें मांग रहे हो कि आपको 2 दिन का हॉल्ट लेना है, तो अकॉर्डिंगली आपको पे भी करना पड़ेगा। ओके। बट मेंटेनेंस सारा जो है वो क्लाउड प्रोवाइडर देखेगा, पैस सर्विस से अगर हम ये करें, कंपेयर करें। और सैस सर्विस जो होती है, सैस जो होता है वो होता है बस, पब्लिक बस, कि इसमें ना तो आप रूट बताते हो किसी को ना कुछ, आपको पता है कि ये बस जो है देहरादून से दिल्ली जाती है, तो यू हैव नो अदर वे, आपको उसका पैसा देना है क्योंकि इतना रेंट होता है देहरादून से दिल्ली का, और आपको उस बस में बैठ के जाना है। अब वो बस के ऊपर है कि वो रुक कहाँ पर रही है, हॉल्ट कहाँ पर ले रही है, कौन से होटल में रुका रही है, कितने, 1 घंटे के लिए रुका रही है, 2 घंटे के लिए रुका रही है, इट इज अप टू द बस। जहाँ सब लोग जा रहे हैं वहां आपको जाना होगा। आपको बस अपने हिसाब से कि ठीक है फ्राइडे नाइट को आपको जाना है, तो फ्राइडे नाइट की आपकी कोई बस अवेलेबल होगी, आपने उसको हायर कर लिया है एंड उसमें बैठ के आप जा रहे हो, उसमें आपका काम हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ऑन प्रेम, आईएस, पैस और सास सर्विस काम करती है। तो इसमें किसी को कोई डाउट है? यस, इस एग्जाम्पल से कुछ चीजें क्लियर हुई है, आप इसे ज्यादा अच्छे से समझ पाए हो? ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम थोड़ा नीचे लेकर आ जाए तो चीजें याद भी रहती है, अगर आप फ्यूचर में कभी ऑन प्रेम के बारे में सोचोगे तो आप उसको कोरिलेट कर सकते हो कि हाँ ये हमारी खुद की कार की तरह होता है करके। ओके। तो यहाँ तक मॉडल्स क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं? ओके गुड। हाँ, फीडबैक मैं भी लेना चाहूंगी, 1 घंटा हो चुका है, तो अगर मैं कुछ ज्यादा फास्ट जा रही हूँ या स्लो जा रही हूँ सो प्लीज करेक्ट मी। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा फास्ट हो रहा है तो आप मुझे वहां बोल सकते हैं कि थोड़ा स्लो जाइए। मैं चाहती हूँ कि सब लोग जो है कॉन्सेप्ट्स के साथ में क्लियर हो और कोई कंफ्यूजन लेकर ना जाए क्लास से। ओके। यस। तो इस तरीके से जो है सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अमंग द क्लाउड प्रोवाइडर एंड द यूजर। ओके। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है, तो अभी हम यहाँ 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। इट इज, जस्ट लेट मी चेक, अभी 8, ओके 9 हो गए हैं, तो 9:05 तक का जो है हम ब्रेक ले लेते हैं। ओके। आई विल बी बैक इन 5 मिनट। तब तक आप थोड़ा सो ये कर सकते हैं, इसके ऊपर में R&D कर सकते हैं, आपको खुद भी पता होगा तो दैट इज गुड। हम 5 मिनट में भी रिटर्न आ जाते हैं, देन वील कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ओके। तो या तब तक आपको कुछ फीडबैक लग रहा है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल कम बैक एंड देन वील कंटिन्यू।
ओके, सो आई एम बैक। आई होप मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है। ओके, गुड। सो सागरिका का क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे। ओके सागरिका, यहाँ हम एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऑफिस 365, आप जानते हैं ऑफिस 365 सागरिका? या सो अब समझ लीजिए कि ऑफिस 365 पर मुझे कुछ प्रेजेंटेशन बनाना है। तो डेटा मेरा होगा, बट उसको लेके प्रेजेंटेशन ऑन क्लाउड बन जाता है कि उस सॉफ्टवेयर के लिए मुझे नहीं देखना है। ओके, मुझे सिर्फ अपना डेटा का जो है इनपुट देना है, वहां पर मैं एक अपना प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से क्रिएट कर सकती हूँ। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। वैसे ही आप सीक्वल डेटाबेस, डेटाबेस मींस आप जहाँ पे अपना कुछ डेटा स्टोर कर रहे हो, टेबल स्टोर कर रहे हो, तो वैसे ही सीक्वल डेटाबेस को जो है रिसोर्स को मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है, बस वहां पे मुझे क्या करना है, डेटा को इनपुट, डेटा इनपुट देना है। बाकी उसका स्टोरेज का जो है लुक ओवर वो क्लाउड प्रोवाइडर करेगा, मुझे उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी नहीं। मुझे बस अपना डेटा मेरा होना चाहिए, एप्लीकेशन भी हो सकता है। ओके, सो सिर्फ ये चीज मेरी होनी चाहिए, उसको मैंने उसमें इनपुट दे दिया एंड इट इज वर्किंग। ओके, उमा कह रही है कि SaaS सर्विस नहीं है ऑफिस 365। सो देखिए, डेटा हम उसमें इनपुट देते हैं ना उमा, सो इट बिकम्स SaaS। ठीक है, फिर भी हम इसके ऊपर में थोड़ा हो सकता है कि मैं रॉन्ग हूँ, बट ठीक है, इसके ऊपर में हम थोड़ा सर्वे कर लेंगे। सागरिका, सेम क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया है इस चीज पे। ओके, ये ऑफिस 365 SaaS वाला चीज, ओके ओके ओके, या गॉट इट। ठीक है, इसको आप होल्ड पे रखिए, हम इसके ऊपर में और थोड़ा रिसर्च कल हम, प्लीज मुझे याद दिलाइएगा, उमा या सागरिका आप दोनों में से कोई वॉलंटियर कर लीजिए, और कल क्लास के स्टार्टिंग में ही इस चीज की जो है हम इसके ऊपर में और ज्यादा डिस्कशन ले लेंगे। ठीक है, ओके, गुड। सो अभी हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस पे। सो इसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। सो यस, कुछ कीवर्ड्स आप लोगों की तरफ से अगेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के। यस, ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के, ओके ओके, गुड। ठीक है, अभी हम पहले वाटरफॉल मॉडल, अजाइल मेथोडोलॉजी, या गुड, हाउ टू क्रिएट सॉफ्टवेयर, ललित आपका भी आंसर करेक्ट है। ओके, गुड। अभी सबसे पहले हम इस वर्ड को देख लेते हैं, जो कि है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। जैसे कि इसमें पूरा हमें समझ में आ रहा है कि कोई सॉफ्टवेयर है जिसके डेवलपमेंट का हमें प्रोसेस देखना है कि होता कैसे एग्जैक्टली। ठीक है, सो इसको सेम, गुड दीपक, गुड। सो इसको सेम हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसका पूरा लाइफ साइकिल कैसा होता है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप हम इसे देखेंगे कि कैसे होता है। सबसे पहले आ जाएगा प्लानिंग। ओके, सबसे पहले हमें करना है प्लान। अब एक सॉफ्टवेयर है, एक क्लाइंट है, क्लाइंट ने मुझे कुछ रिक्वायरमेंट बताई है कि उसे एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। ओके, एंड हम डेवलपर हैं। ओके, हमने उनकी जो है रिक्वायरमेंट्स जो है उसको गैदर किया है। ओके, रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी एक फर्स्ट स्टेप आ जाता है, बट अभी हम यहाँ पे यही देख लेते हैं। ठीक है, क्लाइंट से हमारा कम्युनिकेशन हो चुका है, हमने जान लिया है कि क्लाइंट को किस तरीके के सॉफ्टवेयर की जरूरत है। ओके, हमने इस चीज को जान लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, प्लान कि ओके रिक्वायरमेंट ये है तो इसे हमें मीट कैसे करना है। ओके, सो इसके ऊपर में हम पूरा प्लानिंग कर लेंगे कि हमें इसके डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेस क्या लगेंगे, एक पूरा आर्किटेक्चर इसका क्या होगा, और इसमें टाइम कितना लगेगा, मैन फोर्स कितना लगेगा, एवरीथिंग वी आर प्लानिंग फॉर इट। ठीक है, एक बार हमारा प्लान बन गया है, हमने उतने लोगों को हायर कर लिया है, उतने रिसोर्सेस हमने अवेलेबल करवा लिए, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, कोडिंग। सॉफ्टवेयर का हमें डेवलपमेंट करना है, उसमें हमें कोड करना है। ओके,
अब ये कोडिंग जो होता है ये काफी सारे लैंग्वेजेस से हो सकता है, तो प्लीज सब लोग अपनी अपनी लैंग्वेज, अगर आप काम करते हो इस पे या जानते भी है तो सब लोग प्लीज अपना अपना लैंग्वेजेस जो है चैट बॉक्स में डाल देंगे। सो मल्टीपल लैंग्वेजेस होती है, लाइक वी हैव पाइथन, वी हैव .NET, जावा, फिर आर लैंग्वेज होती है, काफी सारी, यूआई बेस्ड हो, बैक एंड बेस्ड हो, तो कोडिंग की हमें जरूरत होगी इस सॉफ्टवेयर के लिए, फ्रंट एंड के लिए भी, बैक एंड के लिए भी। ओके, एंड कोडिंग में एक और एक चीज आती है वर्जन कंट्रोल, तो उसके बारे में हम देखेंगे डिटेल में। ओके, सो यहाँ पर हमने कोडिंग कर ली, अब हमारा कोड जो है क्रिएट हो चुका है फॉर या PHP भी एक लैंग्वेज होती है या, सो अब हमारा कोड जो है वो क्रिएट हो चुका है। ओके, अब हमें इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, हमारी कोड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सॉफ्टवेयर में। ओके, सो अब इस कोड को पहले हमें बिल्ड करना होगा। बिल्ड मीन्स क्या हो गया, ये कंपाइल, राइट, वी आर कन्वर्टिंग आवर कोड इनटू अ प्रोडक्ट, सो फॉर दैट वी नीड टू कंपाइल इट। इसमें हमें बग्स भी पता लग जाते हैं अगर हमने कहीं कुछ गलती की है, सो दैट ऑल्सो वी गेट टू नो इट। ओके, एक बार कंपाइल हो चुका है हमारा कोड, ओके, उसके बाद में हम इसे कर लेंगे टेस्ट। अब टेस्ट हम कैसे करते हैं, मल्टीपल एनवायरमेंट्स में, ठीक है। अब मल्टीपल एनवायरमेंट्स ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एट दिस स्टेज, हम देखेंगे कि मल्टीपल एनवायरमेंट्स में कैसे काम करना है, ठीक है, उसके ऊपर में आप वरी नहीं करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि ये मल्टीपल एनवायरमेंट्स को हम किसी और एग्जाम्पल से कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर बनाने की जगह आपका एक बिजनेस है जिसमें आप क्रिएट करते हो पेन, ओके, सिंपल पेन, ब्लैक पेन या ब्लू पेन जो भी है, आप पेन क्रिएट करते हो। ओके, तो अब आपको अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करवाना है, जैसे कि यहाँ पे बिल्ड होने के बाद में, कंपाइल होने के बाद में आप अपने कोड को टेस्ट करवा रहे हो, प्रोडक्ट कोड को टेस्ट करवा रहे हो, वैसे ही आपको अपने जो है पेन को टेस्ट करवाना है, राइट। तो अब आप पहले खुद टेस्ट करोगे, आप उससे कुछ लिख कर देखोगे, ठीक है। अब आपको तो पता है ये बना कैसे, आपको पता है कि निप पे ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, अदरवाइज वो टूट जाएगा, ओके, या जो उसका कैप है आप उसको ज्यादा जोर से नहीं दबाना है, अदरवाइज वो भी टूट जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको पता है, तो आप उतना ध्यान से उसको यूज करोगे, तो ये आपका टेस्टिंग हो गया। बट क्लाइंट को नहीं पता ना कि ये सारे इसके ड्रॉबैक्स है, तो इसलिए आप क्या करोगे, टेस्टिंग मल्टीपल लोगों से करवाओगे। आप समझ लीजिए घर में डेवलप कर रहे हो, तो आप मम्मी को ले जा कर दोगे आपका पेन, फिर मम्मी अपने हिसाब से यूज करेंगे। अब मम्मी काफी आराम से चीजों को यूज करते हैं, तो वो जब उस पेन से लिख रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है, उसमें कुछ भी हमें ड्रॉबैक नहीं मिला, तो ये हो गया मम्मी का टेस्ट, ठीक है। अब हमने लेकर चले गए उसको पापा के पास में, अब पापा थोड़ा सा ज्यादा क्या कहते हैं उसे, रफ यूज करते हैं, तो तब मुझे पता लगा कि इस पे अगर ज्यादा प्रेशर दे देते हैं तो निप टूट जाती है, या ज्यादा जोर से हम पेन को पकड़ते हैं तो वो मुड़ जाता है, कि तो ये टेस्टिंग पापा की हो गई। अब आप अपने भाई के पास लेकर चले गए, भाई तो छोटा है, तो भाई तो फेंक फाक करने लग गया, ओके, तो ये और अलग तरीके की टेस्टिंग हो गई। तो आपने एक प्रोडक्ट को जो है मल्टीपल तरीकों से टेस्ट करवाया है, ओके। सो यही एनवायरमेंट्स होता है कि मल्टीपल एनवायरमेंट्स होता है, जैसे कि हमने मल्टीपल लोगों से टेस्ट करवाया, वैसे मल्टीपल एनवायरमेंट्स में, कि ये सारे एनवायरमेंट में हमारा जो प्रोडक्ट है वो सस्टेनेबल है या नहीं। ओके, तो ये मल्टीपल एनवायरमेंट टेस्टिंग, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? यस, डिटेल में नहीं जाते अभी, कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए, बट थोड़ा कुछ आइडिया क्लियर हुआ है, ओके गुड। इसके बाद में आ जाता है डिप्लॉयमेंट, हमें इसे डिप्लॉय करना है। तो अब डिप्लॉयमेंट का मैं डेफिनेशन चाहूंगी आप लोगों की तरफ से, कि आप लोगों की समझ में डिप्लॉयमेंट क्या होता है। यस, कुछ कीवर्ड इंस्टॉल्ड, ओके, कुछ और, रिलीज, release a version in executable file, good. On-prem deployment, deployment is a process to deploy the code in various environment, okay, गुड। सबसे बेस्ट क्वेश्चन आंसर मैं इसमें कहूंगी कि अमित का हो गया, टू ब्रिंग इट इन प्रोडक्शन, ठीक है। अब जो हमारा प्रोडक्ट था, जिस चीज के लिए हम इसे क्रिएट कर रहे हैं, एक कोड को सॉफ्टवेयर में बना रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर तक पहुंचाने के लिए टू ब्रिंग इट इनटू द एक्चुअल फॉर्म, ओके, तो उसे हम क्या कह देंगे, डिप्लॉयमेंट, कि प्रोडक्शन में डालने के लिए हम इसे कहते हैं
डिप्लॉयमेंट, इसका मैं एक बेटर ये कह सकती हूँ डेफिनेशन, whatever resource we have, like हमने resources को use किया, we are bringing it to an effective action. Action क्या हो गया हमारा product. Okay, so ये हो गया हमारा deployment. Deployment के बाद में जो है अब हम इसे कर लेंगे, हमारा product तैयार हो चुका है, अब हम इसे करेंगे operate. Operate means feedback लेंगे, client से ले सकते हैं या उसको monitor कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप सॉफ्टवेयर को है एक मॉनिटरिंग ही करना है आपको उसकी, कि आपका जो प्रोडक्ट आपने क्लाइंट को डिलीवर किया है, यस कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, तो वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं. ठीक है, रिक्वायरमेंट्स हमें कुछ मिली थी क्लाइंट की तरफ से, तो वो रिक्वायरमेंट्स मीट करने के बाद में कोई और ड्रॉबैक आ रहा है क्या प्रोडक्ट में, कुछ और चेंजेस की हमें जरूरत है क्या, तो इस तरीके से हम इसे ऑपरेट करेंगे, जो कि मॉनिटरिंग पार्ट आ जाएगा. ओके, प्रोडक्शन डायरेक्टली अभी यहाँ पर हम एक रफ देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो इसको डायरेक्टली प्रोडक्शन में हम लोग डाल रहे हैं. यस, ओके, सो या तो ये हो गई एक लाइफ साइकिल. अब हम मॉनिटरिंग पर आ गए, तो अब पॉसिबल है कि ये बहुत अच्छे से चल रहा है हमारा प्रोडक्ट, कोई इशू नहीं आ रहा है, दैट इज गुड. बट अब ये हो सकता है कि कहीं कुछ एक ड्रॉबैक हमें मिल रहा है कि ओके दिस सॉफ्टवेयर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, तो एक कुछ हमें ड्रॉबैक मिल गया, राइट. तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस ड्रॉबैक के ऊपर में अगेन हम इसके ऊपर में काम कर सकते हैं. कैसे करेंगे, दोबारा से आप वापस आ जाइए प्लान के ऊपर में कि ये ड्रॉबैक हमारे पास है, अब इसको हमें क्या करना है, रिजॉल्व करना है. तो इसके लिए हमें फिर प्लानिंग करनी होगी कि इसको रिजॉल्व करने के लिए रिसोर्सेस कितने लगेंगे, और फिर इसका आर्किटेक्चर कैसा होगा, कितना टाइम लगेगा. अगेन विल कोड इट, विल बिल्ड इट, फिर से हम इसे टेस्ट करेंगे, डिप्लॉय, और एक नया प्रोडक्ट, नया सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास में डेवलप हो जाएगा, जो कि हम कहेंगे वर्जन 2 होगा, क्योंकि वर्जन 1 में कुछ एक बग आ रहा था जिसको हमने रिजॉल्व करके उसका वर्जन 2 एक लॉन्च कर दिया है. ओके, सो ये क्लियर है सबको, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या प्रोसेस जो भी आप इसे कहें. किसी को कोई डाउट है? ओके, गुड. अब हम चलते हैं डेवऑप्स के ऊपर में. अभी हमने क्लाउड कंप्यूटिंग देख लिया, अब हम देखते हैं कि डेवऑप्स क्या होता है. अभी हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो है प्रोसेस जानना जरूरी था ताकि हम डेवऑप्स को समझ सकें. ओके, तो मैंने यहाँ पर दो डेफिनेशंस लिखे हुए हैं डेवऑप्स के, एक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से और एक अमेजोन की तरफ से. ओके, आप लोग अपने अपने समझ के हिसाब से मुझे प्लीज बताइए डेवऑप्स के बारे में आप क्या समझते हैं. यस, कीवर्ड्स मुझे कुछ चाहिए सब लोगों की तरफ से. DevOps, गुड. डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन, गुड. ठीक है, तो डेफिनेशंस आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं. ठीक है, हम डेफिनेशन में ज्यादा नहीं जाते, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसे थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि डेवऑप्स एग्जैक्टली कैसे काम करता है. ठीक है, तो अब हम एक सिनेरियो ले लेंगे. ओके, मैं दो नाम ले लेती हूँ, प्रतीक और अरविंद. ठीक है, दो नाम हमने ले लिए, प्रतीक और अरविंद. अब जो प्रतीक है वो काम करते हैं डेवलपमेंट साइट पे. ठीक है, वो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करते हैं, उन्हें कोडिंग आती है बहुत अच्छे से, टेस्टिंग बिल्डिंग सब कुछ बहुत अच्छे से करते हैं. तो प्रतीक जो है डेवलपमेंट साइट पर है, और दूसरे जो थे हमारे अरविंद, या वो है ऑपरेशन साइट पे, कि एक बार प्रोडक्ट तैयार हो चुका है तो अब वो उसको मॉनिटरिंग करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, जो भी है वो अपने हिसाब से देखेंगे कि उसका मेंटेनेंस कैसे हो रहा है. सो अरविंद विल लुक आफ्टर दी वर्किंग ऑफ दैट प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये दो लोग हो गए, एक डेवलपमेंट और एक ऑपरेशन. ओके, अब देखिए क्या हो रहा है कि प्रतीक ने 6 मंथ किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर में काम किया हुआ था, एक सॉफ्टवेयर के ऊपर में काम किया हुआ था. 6 महीनों के बाद में उसका जो प्रोडक्ट है वो तैयार हुआ है. ओके, 6 महीनों के बाद में अब वो एक प्रोडक्ट तैयार हो गया, वो ऑपरेशन टीम जो है उसको टेस्ट कर रही है, उसका मेंटेनेंस देख रही है, उसका मॉनिटरिंग देख रही है, एग्जैक्टली इसका प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है. ठीक है, अब इस मॉनिटरिंग में भी जो है कुछ टाइम लग रहा है, अराउंड 1 मंथ लग रहा है मॉनिटरिंग में, पूरा देखने के लिए, पूरा टेस्ट करने के लिए कि ओके सॉफ्टवेयर में इतने सारे कंपोनेंट्स है, सारे अच्छे से
काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारे एनवायरनमेंट्स में सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके पूरे टेस्टिंग के लिए अराउंड हमें चाहिए 1 मंथ 30 डेज। ओके, तो अब क्या हुआ, अरविंद ने 6 मंथ प्रोडक्ट पे काम किया हुआ था। अब अरविंद ने अपना प्रोडक्ट जो है आगे बढ़ा दिया है ऑपरेशन टीम पे। अब अरविंद क्या करेंगे 1 महीना, जब तक इसकी टेस्टिंग हो रही है, जब तक उनके पास में रिजल्ट आता है कि ओके मेरा प्रोडक्ट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो अरविंद अब क्या करेंगे 1 महीना, खाली बैठेंगे। ठीक है, उन्हें खाली बिठा दिया, बट कंपनी के लिए तो ये 1 मंथ जो है अरविंद का जो टाइम था वो तो लॉस हो गया ना, क्योंकि 1 मंथ वो उन्हें पे कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर क्या आ गया, एक कॉस्ट मैनेजमेंट सही से नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमें ज्यादा कॉस्ट लग रहा है, अरविंद को 1 महीना ज्यादा सैलरी देनी पड़ रही है। या तो हम ये करवा सकते हैं कि अरविंद को बोलेंगे ठीक है आपने अपना प्रोडक्ट जो है आगे बढ़ा दिया, अब आप दूसरे प्रोडक्ट पे काम करना स्टार्ट कीजिए। सिमिलर कोई सॉफ्टवेयर है, आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, वेल एंड गुड, ये भी सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, अरविंद को खाली बिठाने से बेहतर ये है कि हम अरविंद को जो है दूसरे प्रोडक्ट पे काम दे दे रहे हैं, सिमिलर प्रोडक्ट पे। अब उस प्रोडक्ट को बनने के लिए 5 महीने लग रहे हैं। ठीक है, हमने टाइमलाइन क्लाइंट को दे दी है कि 5 महीने बाद जो है आपका जो प्रोडक्ट, 6 महीने बाद जो है आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, क्योंकि 5 महीने अरविंद डेवलपमेंट में लगाएंगे और 1 महीना जो है ओके सॉरी आई गॉट कंफ्यूज बिटवीन द टू नेम्स, आई होप आप लोगों को क्लियर है डेवलपमेंट और ऑपरेशन के साइड पे। सॉरी मैं नेम्स में कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है, हम डेवलपमेंट और ऑपरेशन की तरफ देख लेते हैं। ओके सागरिका, अब आवाज आ रही है मेरी? या सो अब क्या हुआ कि डेवलपमेंट में जो बंदा बैठा हुआ था, तो उसे हमने क्या कहा कि आप 1 महीना आइडल मत बैठिए जब तक आपका प्रोडक्ट टेस्ट हो रहा है, आप एक काम कीजिए, आप नए प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। तो अब 5 महीने उस प्रोडक्ट को बनने में लगने वाले, तो 5 महीने डेवलपर जो है डेवलपमेंट करेगा और 1 महीना जो है अगेन जो टेस्टिंग ऑपरेशन वाला बंदा है उसको टेस्ट करेगा। तो इन टोटल 6 मंथ हमें एक नए प्रोडक्ट के लिए लगेंगे जो हमने क्लाइंट को दे दिए। अब क्या हुआ है कि जो पहला पहला वाला प्रोडक्ट था 6 मंथ जिसको बनने में लगे थे और 1 महीना उसको टेस्टिंग में लग रहा था। ठीक है, तो अब 1 महीने बाद जो सेकंड प्रोडक्ट में डेवलपर काम कर रहे थे, तो अब 1 महीना हो चुका है, वो अपने प्रोडक्ट पे नए प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, 1 महीना हो चुका है। बट अब उन्हें पता लगता है कि जो पुराना वाला प्रोडक्ट था इसमें कुछ बग आ चुका है। ओके, और अब उस बग को जो है उन्हें रिजॉल्व करना है। अब वो ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसकी टाइमलाइन दी हुई है, बट यहाँ पे एक नया बग आ चुका है इस प्रोडक्ट पे जो कि हमने टेस्टिंग में दिया हुआ था, ऑपरेशन में दिया हुआ था। तो अब यहाँ पे एक हॉच पॉच क्रिएट हो गया है, क्योंकि किसी और चीज की टाइमलाइन दी हुई है, अब हमारे पास में टाइम कम है और इसका भी हमें रिजॉल्व करना है। तो ये एक प्रॉब्लमैटिक सीन हमने क्रिएट कर दिया है। क्यों? क्योंकि देर इज अ गैप बिटवीन डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन, ऑपरेशन और डेवलपमेंट के बीच में एक गैप आ चुका है। ये सिनेरियो क्लियर है सबको? प्लीज सब लोग जो है रिस्पॉन्स दीजिए इसके ऊपर में। आपको चाहिए तो मैं दोबारा रिपीट कर सकती हूँ। या तो अब क्या हो गया, यहाँ पे एक गैप आ चुका है कि एक इशू है और एक नया प्रोडक्ट है, दोनों चीजों पे काम करना है। ठीक है, तो अब इस चीज को, इस गैप को मिटाने के लिए हमने क्या यूज किया है, डेवऑप्स, जो कि कुछ पार्ट है डेवलपमेंट का और कुछ पार्ट है ऑपरेशन का। ठीक है, तो अगली स्लाइड। या करेक्ट। तो अब हम देखते हैं कि डेवऑप्स एग्जैक्टली काम कैसे करता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है आप लोगों को। ओके, सवाल पूछने हैं, जो जो स्टेप आपको नहीं समझ आ रहा है आपको प्लीज पूछना है। डेवऑप्स का जो पार्ट है उससे आपको क्लियर होना है। ओके, सो यस, अभी सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्लान। जैसे कि हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लाइफ साइकिल में देखा था, सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा प्लान होगा। प्लान सबको नजर आ रहा है? यस, गुड। तो अब क्या हुआ, प्रोडक्ट हमें पता है कि हमें प्रोडक्ट क्रिएट क्या करना है, क्लाइंट से हमने रिक्वायरमेंट ले ली है। तो अब हम इसमें क्या करें, प्लानिंग। प्लानिंग कैसे करेंगे, कोलैबोरेशन होगा मल्टीपल लोगों का, टीम में जितने भी लोग हैं। अब एक प्रोडक्ट पे एक ही इंसान, एक ही बंदा नहीं काम करता। जो एग्जाम्पल मैं दे रही थी वो काफी हाइपोथेटिकल चीज थी, बट एक्चुअल में एक प्रोडक्ट पे काफी सारे लोग काम करते हैं, एक पूरी टीम काम करती है। तो अब पूरी टीम का कोलैबोरेशन हो रहा है, राइट। उन्होंने प्लानिंग कर दी है, ओके हमें रिसोर्सेज इतने लगेंगे, टाइम इतना लगेगा, ऑल एंड ऑल सारी प्लानिंग। ठीक है,
तो सबसे पहला हो गया प्लान। अब जैसे ही प्लान हो चुका है, सबको अपना अपना काम मिल चुका है, अब सब अपने अपने काम में लग चुके हैं, जो कि है कोडिंग। सब अपने अपने हिस्से का जो है काम कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं। कोई यूआई पे कर रहा है, कोई बैकएंड पे कर रहा है, कोई डेटाबेस पे कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से कोडिंग हो रही है, प्रोडक्ट बन रहा है। अब जैसे ही कोडिंग हो चुकी है, अब हम उसे बिल्ड करवा रहे हैं, कंपाइल करवा रहे हैं। अब ये होने के बाद में मल्टीपल एनवायरमेंट्स में हम उसे टेस्ट करवाएंगे। तो आपको समझ आ रही है कि साइकिल वही है, प्लान, कोड, बिल्ड एंड टेस्ट। ओके, रिलीज को अभी आप छोड़ दीजिए, रिलीज को अभी हम ओके ठीक है, रिलीज भी हम ले लेते हैं। ठीक है, टेस्ट हो चुका है, अब हम इसे रिलीज किस लिए कर रहे हैं? डिप्लॉयमेंट के लिए। ओके, डिप्लॉयमेंट मींस अब हम सेटिस्फाइड है कि ओके हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमने उस पर काम किया है उससे हम सेटिस्फाइड है। अब हम इसे रिलीज करवा रहे हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। अब इससे एक प्रोडक्ट जो है ये हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ओके, डिप्लॉयमेंट हो गया। अब प्रोडक्ट हमारा जो है तैयार हो चुका है। अब हम इसे करेंगे ऑपरेट, वही मॉनिटरिंग वाली चीज। इसको मल्टीपल इसमें टेस्ट करके ये सही से काम कर रहा है या नहीं, मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी ड्रॉबैक्स इसके मिल रहे हैं, अगेन हम उसके अकॉर्डिंग जो है इसको प्लान करेंगे। जो भी ड्रॉबैक मिला है, अगेन कोड, बिल्ड, टेस्ट, रिलीज। तो ये एक इन्फिनिटी साइकिल यहाँ पर बन रहा है। और जो डेवलपमेंट और जो ऑपरेशन था, इसके बीच में एक जो गैप था वो यहाँ पे मिट चुका है। इट इज हम इसे कह सकते हैं इंटीग्रेशन, कि यहाँ पर हमने जो है सारी गैप्स जो है मिटा दी है। ओके, तो अब यहाँ मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रही हूँ। सो प्लीज आपके जो भी क्वेश्चन है, प्लीज यू कैन पुट इट। रिलीज, हम जब हमारे कोड से सेटिस्फाइड है एंड हम चाहते हैं कि अब इस कोड का प्रोडक्ट बनना चाहिए, सॉफ्टवेयर बनना चाहिए, सो दैट इज रिलीज। वी आर पुटिंग इट इनटू सम अदर फेज, दैट इज द डिप्लॉयमेंट फेज। गुड गुड सागरिका, यही जो है क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। वेरी गुड, यस। और कोई क्वेश्चन है? हम सागरिका के क्वेश्चन भी अभी आ जाते हैं। यही मैं एक्सपेक्ट कर रही थी क्वेश्चन, कि देखिए सेम चीज हो रही थी। मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे कि एक डेवलपमेंट वाला बंदा है और एक ऑपरेशन वाला बंदा है। तो डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग हो रही है, बट यहाँ पर एक टाइम का जो है एक गैप आ रहा है। तो अब ये डेवॉप्स में कैसे क्लियर होगा? तो अब क्या हो रहा है कि हम 6 महीने लग रहे थे ओके सॉफ्टवेयर को बनने में, तो अब यहाँ हम 6 महीने नहीं लगाएंगे सॉफ्टवेयर को बनाने में। अब हम जो है इसका डेवलपमेंट पार्ट कर देंगे, इसको हम छोटे छोटे टाइम स्पैन में डिवाइड कर देंगे। एक एक महीना फॉर एग्जाम्पल। ओके, इसको ज्यादा और छोटा नहीं करते, इसको एक एक महीना। तो उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब हमने 1 महीना काम किया हुआ है ओके कोड के ऊपर में। कुछ हद तक एक कोड मतलब एक सॉफ्टवेयर बन चुका है, उसको अगेन हमने बिल्ड किया, टेस्ट किया, उतना पार्ट हमने इसको डिप्लॉय किया, मीन्स क्रिएट किया, और उसको हम मॉनिटर करें। तब तक हम अगले 1 महीना काम कर रहे हैं ओके तब तक इसको टेस्टिंग हो रहा है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम उस प्रोडक्ट पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो वी कैन मेक द चेंजेस ओके। फिर अगेन 1 महीना हमने और काम किया, जो पिछले इश्यूज थे उसको भी देख लिया। फिर अगेन हम और डिप्लॉयमेंट सॉरी प्लान, कोड, बिल्ड, डिप्लॉय, टेस्ट, तो इसे पार्टीशंस में करते जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमें बग्स मिल रहे हैं उसको हम रिजॉल्व भी कर रहे हैं। सो इसमें क्या होगा कि टाइम स्पैन जो हमें 1 महीना एक्स्ट्रा लगने वाला था टेस्टिंग का, वो किस में आ गया? इस डेवलपमेंट में ही आ गया। तो इसमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हो गई, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन हो गया, और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट भी हो गया। सारी चीजें कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि हमने इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और इससे जो है जो टाइम स्पैन इसको डेवलपमेंट में लग रहा था 6 मंथ एंड 1 मंथ, सो 7 मंथ का टाइम स्पैन लग रहा था, अब 6 मंथ ही लग रहा है। तो हमने कुछ कहीं टाइम बचा लिया है ओके क्योंकि हम कुछ लोगों को पे कर रहे हैं जो कुछ और काम भी कर सकते थे उस 1 महीने में। तो अब हम जो है इसे टाइम स्पैन को रिड्यूस कर रहे हैं, और ये जो गैप था डेवलपमेंट और ऑपरेशन के बीच में, तो ये मिट चुका है, और साथ ही साथ में डेवलपमेंट भी हो रहा है और ऑपरेशन भी हो रहा है। यस, सीमा का कहना है सो बेसिकली बोथ द थिंग्स गोइंग पैरेलल। यस, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, सागरिका डिक्रीज टाइम, यस करेक्ट। ओके, सो डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? कोई डाउट है? क्वेश्चन? आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस। किसी को कोई डाउट है? नो डाउट, ओके।
सो बेनिफिट्स हम देख लेते हैं, डेवऑप्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले स्पीड, कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे हम बग्स भी उसमें देख रहे हैं और उसी पे साथ ही साथ हम जो है काम कर रहे हैं, तो उसमें स्पीड मिल जाती है। स्केल, वी कैन स्केल अप, अगर हमें टाइम के साथ में कुछ और ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है सो वी कैन गो फॉर इट। 6 महीने बाद हमें नहीं रिजल्ट मिलने वाला, हमें साथ ही साथ रिजल्ट मिल रहा है कि ओके दिस इज वर्किंग और दिस इज नॉट वर्किंग। रैपिड डिलीवरी, ठीक है, अभी हमने जो है प्रोडक्ट को पार्ट्स में ये कर दिया है, तो पार्ट्स में हम इसकी डिलीवरी भी दे सकते हैं कि क्लाइंट को खुद एक्सपीरियंस करने दो। 1 महीने बाद जो हमने जितना भी डेवलपमेंट हुआ है तो क्लाइंट को उतना हम एक्सपीरियंस लेने देंगे, ओके दिस पार्ट इज क्रिएटेड सो यू कैन एक्सपीरियंस इट, और आप अपने कुछ थॉट्स इसके ऊपर देना चाहते हो, कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो रैपिड डिलीवरी, हम पार्टीशंस में डिलीवरी दे रहे हैं तो वैसा हमें उससे फीडबैक भी मिल जाएगा। इम्प्रूव कोलैबोरेशन, क्योंकि डेवलपमेंट और ऑपरेशन टीम ज्यादा कोलैबोरेट हो रही है क्योंकि साथ ही साथ सारा सारा काम चल रहा है, सो यहाँ पे कोलैबोरेशन जो है वो इम्प्रूव्ड है। ओके, ललित का कुछ क्वेश्चन है, लेट मी जस्ट रीड। ओके, बिल्ड मॉड्यूल 1 में कुछ प्रॉब्लम है और मॉड्यूल 10 के टाइम में अगर हमें पता लग रहा है तो यही आपका क्वेश्चन है ना ललित? कि मॉड्यूल 1 में अगर कुछ बग है और वो मॉड्यूल 10 के टाइम में हमें पता लग रहा है। तो देखिए 10 मॉड्यूल्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है और फर्स्ट मॉड्यूल का बग हमें 10th पर नहीं पता लगेगा, वो हमें सेकंड या थर्ड पे, ज्यादा ही ज्यादा थर्ड पे पता लग जाएगा, तो हम जो है चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं सेकंड और थर्ड मॉड्यूल के टाइम। ओके, सो इसीलिए इसको हमने पार्टीशन में किया हुआ है, तब इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है इस चीज में। ओके, या रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी, यस कंटिन्यूस फीडबैक हमें मिल रहा है। गुड, ओके, सो ये सारे जो है बेनिफिट्स है डेवऑप्स के। तो अब हम देखते हैं कि डेवऑप्स और क्लाउड का क्या, या दिस इज अजाइल प्रोसेस, अमन जो कह रहे हैं, या दिस इज अजाइल प्रोसेस। तो हम देखते हैं क्लाउड का और डेवऑप्स का क्या रिलेशन है। तो क्लाउड अगर साइकिल का आगे का पहिया है तो डेवऑप्स जो है ड्राइविंग व्हील है जो कि है पीछे का पहिया। ओके, सो दे बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर, हम देखेंगे कि कैसे ये एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट है। तब हम इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल लेंगे, वो है अजोर डेवऑप्स। तो अजोर क्या है? क्लाउड सर्विस, राइट, एंड डेवऑप्स क्या है जो हमने अभी तक देखा हुआ था। तो अजोर हमें एक सर्विस दे रहा है जो कि है डेवऑप्स, सो दैट इज अजोर डेवऑप्स। अभी हम देखते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। अभी फिलहाल आप थोड़े कंफ्यूज रहोगे कि एग्जैक्टली क्लाउड कंप्यूटिंग और डेवऑप्स का कैसे होगा, तो हम देखते हैं इसके बेनिफिट्स कैसे हमें मिलते हैं क्लाउड पर जाने से। ओके, या तो इसके लिए अभी हम पहले डेवऑप्स टूल्स समझ लेंगे, ठीक है। डेवऑप्स की हमने लाइफ साइकिल समझी है, अब हम डेवऑप्स के टूल्स को समझते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? यस, ओके, तो टूल्स पे सब लोग ध्यान दे देंगे। सेम इसमें इट इज रिलेटेड टू प्लान, कोड, डिप्लॉय, रिलीज, वो सारी चीजों से ये रिलेटेड है। ओके, सबसे पहला जो होगा वो होगा कोलैबोरेशन, ठीक है। अभी हम एक साइकिल देख लेते हैं। कोलैबोरेशन, प्लानिंग, सोर्स कंट्रोल, इशू ट्रैकिंग, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, बाइनरी रिपोजिटरीज, मॉनिटरिंग, ऑटोमेटेड टेस्टिंग, डेवलपमेंट एंड डेटाबेस। ओके, अब इन सारों के हम ये देख लेते हैं टूल्स। कोलैबोरेशन, अब कोलैबोरेशन का मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ कि आप किसी बिजनेस में हो एज अ टीममेट, तो अब बिजनेस फॉर एग्जांपल पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड है, कुछ ब्रांच इंडिया में है, कुछ ब्रांच यूरोप में है, कुछ ब्रांच अमेरिका में। ओके, और ये कंपनी की तीनों ब्रांचेस जो है इंटर रिलेटेड है, ये लोग साथ में काम करते हैं, इन्हें एक दूसरे की वर्किंग पता होती है। ओके, तो ये कोलैबोरेशन होता है रिमोटली, सब अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं बट इनका कोलैबोरेशन है, ये लोग अपने अपने प्लान्स, आइडियाज, रिक्वायरमेंट्स बता रहे हैं। ओके, सो कोलैबोरेशन टूल अगर हम देखें
तो आप टीम्स यूज कर सकते हो, जूम यूज कर सकते हो, जैसे कि अभी हम यूज कर रहे हैं जूम, स्काइप यूज कर सकते हो। सो दीज आर दी कोलैबोरेशन टूल्स। जो डेवऑप्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोलैबोरेशन, क्योंकि जब तक कोलैबोरेशन नहीं होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होगी, हम एक अच्छे इफेक्टिव साइकिल पे नहीं आ पाएंगे। ओके, सो ये कैसे होगा, टीम्स, स्काइप, इन सारे सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। ओके, देन आफ्टर वील गेट प्लानिंग। जैसे ही हम मीटिंग में है तो हम प्लानिंग करेंगे कि इसमें रिसोर्सेज कितने लगने हैं, इसमें टाइम स्पैन कितना लगना है, मैन फोर्स कितना लगना है, एवरीथिंग वील डिस्कस अबाउट एवरीथिंग। ओके, सो इसमें हो जाएगी प्लानिंग। सो प्लानिंग के लिए वी हैव टूल्स लाइक असाना, क्लैरिजन। सो इसमें मैंने एग्जांपल्स डाले हुए सो दैट यू गेट फेमिलियर, आपको कुछ एक आइडिया है अगर आपने कभी कुछ काम किया होता हो तो। हाँ सागरिका, वेरी गुड क्वेश्चन। आपका डाउट ये है कि कोलैबोरेशन में सिर्फ टीम मेंबर्स होते हैं या क्लाइंट भी होते हैं। सो मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ क्लाइंट होते ही है या क्लाइंट नहीं होते हैं, इट डिपेंड्स। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, अगर उनकी प्रायोरिटी है कि क्लाइंट को इंक्लूड करवाना है, तो कभी कभी क्लाइंट होते भी है और कभी कभी नहीं भी होते हैं। ओके, इफ वी आर टेकिंग द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट, सो यस दे आर देयर। हाँ, यस, तो फॉर गेटिंग द रिक्वायरमेंट। अब ये भी हो सकता है, अब सब कंपनीज का अलग अलग ये कहेंगे हम वे ऑफ वर्किंग होता है कि कुछ कंपनीज जो होती है वो सारे टीममेट से क्लाइंट को मिलवा देती है, क्लाइंट सारे टीममेट्स को एक्सप्लेन करता है कि राइट वी नीड दिस दैट एंड एवरीथिंग। अब कुछ कंपनी में काम ऐसे होता है कि सिर्फ प्रोडक्ट ओनर या स्क्रम मास्टर, कुछ इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, मैनेजर लेवल के लोग होते हैं, जो क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे रिक्वायरमेंट लेके फिर उसके बाद में वो टीममेट्स को पास ऑन करते हैं कि ओके क्लाइंट्स की ये रिक्वायरमेंट्स है। ओके, सो इन इन दो तरीकों से काम होता है। तो कोलैबोरेशन में वी कैन से दैट कभी क्लाइंट्स होते हैं और कभी नहीं होते हैं। या सो हम प्लानिंग के ऊपर थे, असाना, क्लैरिजन, ये सारे टूल्स होते हैं जिनसे हम प्लानिंग कर सकते हैं। देन इशू ट्रैकिंग, कि हमें ऑब्स्ट्रक्शंस क्या क्या आ सकते हैं या हमारे पास में प्रॉब्लम्स क्या क्या है। ओके, सो इसके लिए हम जीरा, ज़ेनडेस्क, ये सारे टूल्स जो है यूज कर सकते हैं। ओके, मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ। देखिए ये सारे टूल्स ही है जिसको हमें देखना है, ज्यादा डीप में हमें जाना नहीं है। लास्ट में अगेन ये पूरे टूल्स होंगे, साइकिल होगी कि कैसे ये चीजें काम करती है, तो इसलिए मैं इस पे टूल्स पास जा रही हूँ। ओके, फिर हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को मैं ज़्यादा अच्छे से ऐसे एक्सप्लेन करूंगी कि जो जो रिक्वायरमेंट्स है उसको हम कॉन्फ़िगर करें, राइट। इफ वी नीड अ वर्चुअल मशीन, सो वी आर कॉन्फ़िगरिंग द वर्चुअल मशीन कि उसमें डिस्क कितने, डिस्क कौन सी होगी, देन हाउ विल बी द स्टोरेज, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा क्या होगा, सो इसको हम कॉन्फ़िगर करें। सो जो भी रिसोर्सेज हमें लग रहे हैं इसमें कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसका मैनेजमेंट होगा कि एग्जैक्टली रिसोर्सेज कौन से लग रहे हैं, उसका कैसे हमें मैनेजमेंट करना है। ओके, सो इसके लिए हमारे पास एंसिबल है, पपेट है, शेफ है, टेराफॉर्म आल्सो यू कैन यूज। ओके, देन वी गो इनटू द continuous analysis. Wait, just go for it. Continuous integration. Yes, continuous integration again ये आपके लिए थोड़ा confusing हो जाएगा। हम वर्जन कंट्रोल जब देखेंगे तो ये ज्यादा आपके जो कॉन्सेप्ट्स है क्लियर हो जाएंगे। अभी फिलहाल आप यही ध्यान रखिए कि वही हम पार्ट्स में जो है काम कर रहे हैं कोड के ऊपर में। ओके, गिट के बारे में अगर किसी को आइडिया होगी तो यहाँ पर क्लियर होंगी। अभी जिसको नहीं आइडिया है डोंट वरी, हम वर्जन कंट्रोल एक पूरा सेशन लेने वाले हैं, तो वो सारी चीजें वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो हम समझ लीजिए आप यहाँ पे सिर्फ कि हमारे पास में कोड ऑलरेडी है या तो हम बना रहे हैं एंड देन वी आर वर्किंग ऑन दैट कोड, कि वो कोड सही से काम कर रहा है या नहीं, उसका टेस्टिंग कर रहे हैं, एंड अगर दैट इज वर्किंग प्रॉपरली उसके बाद में हम उसे रिलीज करें फॉर डिप्लॉयमेंट। सो दिस इज कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, मीन्स कोड पर काम करना। या तो कोड हमारे पास में ऑलरेडी है तो उसको बेटर बनाना, या तो कोड नहीं है तो उसे क्रिएट करके उसको टेस्ट करना कि जो हमने बनाया है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन आप सिर्फ इससे रिलेट करोगे कि इट इज अबाउट वर्किंग विद द कोड। ओके, क्लियर है सबको? यस,
ओके, सो इसके लिए वी हैव जेनकिंस। जेनकिंस काफ़ी पॉपुलर है, बैम्बू, टीम सिटी, दीज आर ऑल दी टूल्स। देन वी हैव बाइनरी रिपोजिटरी। तो इसके लिए मैं ये कहूँगी कि हम किसी सॉफ्टवेयर पर अगर काम करते हैं तो हमारे पास में काफ़ी सारी सपोर्टिंग फाइल्स होती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है डिप्लॉयमेंट की वक्त, या उसका एक रिकॉर्ड रखने के लिए, सॉफ्टवेयर का रिकॉर्ड रखने के लिए कि ओके इस वर्जन में हमारे पास में ये सारे प्रॉपर्टीज थी एंड इट वाज वर्किंग लाइक दिस। सो एक सॉफ्टवेयर का हमारे पास में पूरा इंफॉर्मेशन होता है जिसे हमें कहीं तो स्टोर करना होता है वर्जन वाइज, कि वर्जन 1 वाज वर्किंग लाइक दिस, ये सारा उसका फाइल्स थी, एवरीथिंग इट वाज वर्किंग ऑन दिस मच स्टोरेज एवरीथिंग। तो इसको हमें कहीं स्टोर करना है तो हम एक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, दैट इज बाइनरी रिपोजिटरीज। तो वो कोई भी एक डेटाबेस हो सकता है। ओके, सो आर्टिफैक्ट्री, नेक्सस, प्रोगेट। सो आर्टिफैक्ट्री जो है काफी पॉपुलर है इसमें। देन वी हैव मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग से आप काफी फेमिलियर है। तो जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है या जो भी कोड लिखा हुआ, जो भी प्रोडक्ट हम प्रोवाइड करने वाले हैं क्लाइंट को, सो उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं थ्रू आउट कि ये कहाँ फेल हो रहा है, कहाँ ये पास हो रहा है, फेलियर किस वजह से है, या कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, सो दैट फ्यूचर में हम इसे करेक्ट कर सके और ज्यादा बेटर प्रोडक्ट जो है क्लाइंट को दे सके। इसके लिए वी हैव सेंसू, बिग पैंडास। मॉनिटरिंग के लिए हम नागियोस भी यूज करते हैं, नागियोस काफी पॉपुलर है। देन वी हैव ऑटोमेशन, टेस्टिंग। सो उसको डिफरेंट एनवायरनमेंट में आप उसको टेस्ट कर सकते हो। ओके, सो टेस्टिंग के लिए सेलेनियम काफी यूज आता है। टेलेरिक, क्विक टेस्ट प्रोफेशनल, ये भी है सॉफ्टवेयर। देन वी हैव डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स अगेन क्रिएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो डॉकर, आईबीएम डॉकर का हम एक पूरा इंडिविजुअल सेशन लेंगे कि डॉकर एग्जैक्टली कैसे काम करता है। देन वी हैव डेटाबेस फॉर स्टोरिंग द डिटेल्स एंड या दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो सबसे पहले कोलैबोरेशन होगा, देन वील डू द प्लानिंग, सोर्स कंट्रोल दैट इज कंटिन्यूस इंटीग्रेशन जो हमने देखा था, इशू ट्रैकिंग, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, देन अगेन कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, जो हमने सोर्स कंट्रोल यहाँ से कुछ कोड लिया हुआ है तो उस पर हम काम करेंगे, देन बाइनरी रिपोजिटरीज, मॉनिटरिंग, ऑटोमेटेड टेस्टिंग, डेवलपमेंट, डेटाबेस। ठीक, तो इस तरीके से जो है हम मल्टीपल जो टूल्स है वो यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने बहुत सारे टूल्स देखे जो आपके ध्यान में भी नहीं होंगे, लाइक वी आर यूजिंग गिट, वी आर यूजिंग एंसिबल, पपेट, वी आर यूजिंग टेलरिक, टेराफॉर्म, बहुत सारे टूल्स थे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर थे जिनके नाम हमने देखे। अब इन सारे सॉफ्टवेयर के हमें ट्रैक रखना जरूरी है, इन सबको एक दूसरे से कनेक्ट करना जरूरी है। ओके, कुछ कोलैबोरेशन के ओके कोलैबोरेशन को अलग रख देते हैं, कुछ प्लानिंग के टूल्स है जिनको हमें कनेक्ट करना जरूरी है सोर्स कंट्रोल के टूल्स से, फिर सोर्स कंट्रोल के टूल्स को हमें कनेक्ट करना जरूरी है इशू ट्रैकिंग के, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हमें जब कुछ इशू पता लग रहा है तभी हम उसके ऊपर में काम कर पाएंगे। ओके, तभी उस पर कुछ डेवलपमेंट हो पाएगा, जब टेस्टिंग होगा, जब कुछ मॉनिटरिंग होगा तभी उसके बाद में हम फिर उसे टेस्ट कर पाएंगे कि ओके फेलियर इस जगह पे हो रहा है तो इसको इस तरीके से टेस्ट करना है। तो दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। तो हमें इन लोगों को इन सबको कनेक्ट करना जरूरी है। तो अब यहाँ क्या होगा, मल्टीपल हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, अब इन सॉफ्टवेयर को हमें कनेक्ट करवाना होगा। अब कनेक्ट करवाना भी एक ये होता है, क्या कहेंगे हम, एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। दे शुड बी कनेक्टेड थ्रू आउट, कहीं कनेक्शन खराब नहीं होना चाहिए, या दे शुड गेट दी एक्सेस, एक दूसरे का एक्सेस उन्हें बराबर से मिलना चाहिए। ओके, सो इन सारे टूल्स को अगर हम रिप्लेस कर दे तो हमारे पास में सिर्फ एक सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन है अजोर डेवऑप्स। अजोर डेवऑप्स में सारी चीजें हो जाएगी, आपका प्लानिंग भी हो जाएगा, आपका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, आपका डिप्लॉयमेंट भी हो जाएगा, एवरीथिंग, टेस्टिंग, everything will happen in this one particular Azure DevOps service that is being provided by Azure. Okay, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, yes, कोई डाउट है? ओके, तो आप ये समझिए कि इन सारी चीज़ों के लिए जो हमें मल्टीपल टूल्स की जरूरत पड़ रही थी, तो अब हम मल्टीपल टूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अजोर डेवऑप्स में हमें सारा सोल्यूशन मिल जाएगा।
Yeah, so other clouds, yeah, I don't know the name, but yes, दूसरे क्लाउड, बट Azure DevOps ज्यादातर यूज होता है, ज्यादा पॉपुलर है. आई डोंट नो अबाउट अदर क्लाउड्स. We'll have to do the research over it. टूल्स, हाँ, टूल्स को रिप्लेस करें हम Azure DevOps से, या हम Azure DevOps क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये सारे टूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें. Azure DevOps में सारा सोल्यूशन हमें मिल जाएगा. ओके, तो जैसे हम उसके अंदर चलेंगे Azure DevOps के अंदर, तो योगेश आप क्लियर हो जाओगे कि ओके हमने टूल्स को कैसे रिप्लेस किया है. या सो यहाँ तक क्लियर है सब लोग? एनी डाउट? ओके, तो आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट मैंने दिया हुआ है कि लॉजिक ऐप के बारे में आप लोगों को थोड़ा रिसर्च करना है. यू कैन राइट अ पैराग्राफ और 1 पेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी आपको ध्यान है. ठीक है, आप उस पर थोड़ा रिसर्च कीजिए एंड यू विल हैव टू सेंड इट इन द ग्रुप. तो वो होमवर्क आपको नेक्स्ट सैटरडे तक के लिए. और एक असाइनमेंट नहीं, एक टास्क मैं आपको बोलूंगी कि आपको एक आउटलुक अकाउंट बनाना है. ओके, सो आई विल जस्ट गिव the format like someone@outlook.com. इस तरीके से आपको जो है अपना एक अकाउंट जो है क्रिएट करना है. अच्छा, आप लोगों का ऑलरेडी क्रिएटेड है? ओके, गुड, वेरी गुड. जिन जिन लोगों का ऑलरेडी क्रिएटेड है दैट्स गुड. अगर आप वो पर्सनली यूज करते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक और स्पेयर में प्रैक्टिस के लिए बना लीजिए. ओके, और जिनका नहीं है तो आपको बनाना ही है आउटलुक, बट जो अपना पर्सनल वाला यूज करने का सोच रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए आप एक काम कीजिए कि एक नया बना लीजिए, सिर्फ लर्निंग फॉर Azure DevOps ओनली. ठीक है, तो यू जस्ट क्रिएट एन @outlook.com ID, और फिर हम जो है इसका आगे का देखेंगे कि कैसे हमें Azure DevOps पे एक्सप्लोर करना है, डिप्लॉयमेंट कैसे करना है. देयर इज अ लॉट टू एक्सप्लोर. ओके, सो आई होप आज का सेशन सबको पसंद आया होगा, और कुछ भी फीडबैक है आपको चाहिए कि मैं कुछ चेंज करूँ मेरा पेस या पढ़ाने का तरीका, यू कैन टेल मी दैट, बिकॉज मुझे चाहिए कि कोई भी डाउट्स लेकर ना जाए घर. ओके, सारे डाउट्स यहीं क्लियर होने चाहिए. ओके, सो यस, थैंक यू फॉर टुडे. आप अपने फीडबैक्स यहाँ डाल सकते हैं, या आप ग्रुप में भी कुछ फीडबैक चाहिए डालना होगा तो आप वहाँ पर भी डाल सकते हैं. तो 2 असाइनमेंट है, एक असाइनमेंट आपका सैटरडे तक का है और एक दूसरा तो टास्क है जो आप कर लेंगे. ओके, सो या थैंक यू एवरीवन. Yeah, so good night.